हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बंदा हाजिर आपके सामने फुटप्रिंट्स की वन शॉट रिवीजन लेके। यानी इस एक ही वीडियो के अंदर हम फुटप्रिंट्स के सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में। दोस्तों इस बार ना मैंने खुद से एक वादा किया है कि ये एग्जाम आपकी लाइफ का सबका सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है, और इसके लिए मैं आपका हाथ पकड़कर आपको एग्जाम तक लेके जाने वाला हूं। यानी आपके अंदर का इंग्लिश का सारा डर दूर करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इंग्लिश के नाम से जिसको भी डर लगता था ना, उसका डर खत्म करना है। ये मेरा खुद से वादा है। क्या आप मेरे साथ हो इस सफर में? क्या कहा? यस डियर सर, यही बात कमेंट में लिखो ना, मुझे मजा आएगा, मुझे सपोर्ट फील होगा, मुझे आपका प्यार मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, जो भी मैं आपसे कहता था उसे नोट डाउन कर लेना, मुझे प्यार से सुनते रहना। अरे यार इतनी भी बुरी आवाज नहीं है मेरी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे कमाल का सेशन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या सफलता। तो इस चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी सर्जरी की जीत हुई है। तो हमें करना क्या, हमें रटना कुछ नहीं है। चैप्टर्स के नाम से पहले एक आइडिया लेंगे कि किसकी कहानी हो सकती है, और उसके बाद एक ट्रिक से हम पढ़ेंगे। उस ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है पहले मोटा मोटा फिर छोटा छोटा। यानी पहले चैप्टर में क्या क्या मोटा मोटा है, मोटी मोटी बातें हैं, उनको देखेंगे और फिर उसकी डिटेल समझ लेंगे। तो आइए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में क्या है वो समझते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत अमीर लेडी की, जिसका नाम है मिसेस पंफरी, जिसका एक पालतू कुत्ता है, पेट है, जिसका नाम है ट्रिकी। अब लड़कियों के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो भी लड़की कुत्ता पालती है, यानी जिसका कोई पेट डॉग होता है ना भाई, वो उसके लिए कुत्ता नहीं होता, वो उसका बेबी होता है, उसका बच्चा होता है। कभी गलती से भी सुन लो, तुम किसी लड़की के डॉग को, कुत्ते को ना कुत्ता मत कहना। कहना आपका बेबी कैसा है, आपका बच्चा कैसा है, तो खुश रहेगी। कुत्ता कह के देख लेना, फिर तुम्हारे साथ क्या आचर होगा तुम खुद जान लेना। हाँ रही बात कुत्ते की, मुझे कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे एक बार काटा हुआ है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो दोस्तों जो भी जिसके भी घर में कुत्ता होता है वो कुत्ता नहीं होता, उसका बच्चा होता है। ऐसे ही मिसेस पंफरी के लिए वो उसका बच्चा था जो कि बीमार पड़ गया था, बहुत परेशान हो गई थी वो। ये कौन है भाई साहब? ये है मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, उनके पड़ोस में रहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर इस टोटल कहानी, इतना समझ में आया। अब इसमें मोटा मोटा क्या है, आइए वो समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो समझते हैं पहले मोटा मोटा क्या है। मिसेस पंफरी हैज अ पेट डॉग ट्रिकी। भाई मिसेस पंफरी के पास एक पेट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। इतना सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी गॉट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाता है। मिस्टर हैरियट जो कि वेटरनरी डॉक्टर है, एडवाइजेस नॉट टू गिव अनहेल्दी फूड्स। जो मिस्टर हैरियट है, डॉक्टर साहब कहते हैं इसको ना बहुत ज्यादा खाना मत दो, इतना इतना तुम इसको खिला देते हो, ये मत करो। फिर क्या होता है, मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज डॉग एडमिटेड टू हॉस्पिटल। लेकिन मिसेस पी नहीं मानती है, ज्यादा लाड प्यार करती है, ओवर पैम्परिंग करती है और उसको खाना देती रहती है, जो वो मांगता है उसको दे देती है। वो भी ग्रीडी होता है, खाता रहता है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या कहते हैं, मिस्टर जो वेटरनरी डॉक्टर है हमारे हैरियट साहब, उसको क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा देते हैं। कहते हैं भाई मेरे हॉस्पिटल में इसको ले आओ, एडमिट कर लेते हैं। कंडीशन स्टार्टेड टू इंप्रूव, और फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है इंप्रूव होनी डॉक्टर हैरियट की निगरानी में। मिसेस पी सेंड्स एग्स, ब्रांडी, वाइन। लेकिन मिसेस पी अमीर औरत है भाई, अमीर औरत भेजती रहती है अपने डॉग के लिए, अंडे भी भेजती है, वाइन भी भेजती है, ब्रांडी भी भेजती है। और फिर क्या होता है, मिस्टर हैरियट सेंड्स ट्रिकी बैक, और वापस मिस्टर हैरियट उसको ठीक करके भेज देते हैं मिसेस पेम्फरी के पास। ये टोटल कहानी के कुत्ता था, बीमार पड़ा था, उसकी मालकिन अमीर थी, अमीर मालकिन ने हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें भेजनी शुरू कर दी थी, और जो डॉक्टर थे उसने कहा था कि मैंने कोई सर्जरी की, जबकि कोई सर्जरी वर्जरी नहीं की थी, बस उसको खाना पीना उसका बंद कर दिया था, इतना काम किया था और वापस उसको दे दिया था। टोटल चैप्टर में यही है। आओ चलो अब इसका छोटा छोटा समझ लेते हैं। इतना समझ में आया? हाँ जी इतना समझ में हमें बहुत अच्छे से आ गया है। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। मिसेस पी, यानी मैंने यहाँ पे पी लिख रखा है पेम्फरी के लिए। मिसेस पेम्फरी टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। अपने डॉग को मिसेस पेम्फरी वॉक पे लेके जाती है, जहां उन्हें कौन मिलते हैं, मिस्टर हैरियट सीज करते हैं, यानी देखते हैं। एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। ये हमें बताइए कि भाई वो कहते हैं कि अनहेल्दी फूड इसको मत दो। मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती अपने कुत्ते को खाने देने से। डॉग फॉल सिक, और जो उनका कुत्ता है बीमार हो जाता है, वो हांफने लगता है, वो चलता भी नहीं, एक तरफ पड़ा रहता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर है, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी।
जो वहां पे जो डॉक्टर है मिस्टर वेरिएट, वो क्या करते हैं, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेते हैं कि भाई इसके लिए बेड लगा दो, अभी तो इसकी सर्जरी होगी। मिसेस पी जो होती है परेशान हो जाती है, हाय मेरा प्यारा बच्चा, इसको क्या हो गया है जिसको एडमिट करना पड़ रहा है। बड़े दुखी मन से वो उसको वहां एडमिट करा देती है। कहाँ? मिस्टर हैरियट, जो कि इस कहानी के नरेटर भी, सुनाने वाले भी हैं, उनके अस्पताल के अंदर। अब क्या होता है, डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days। जो कुत्ता होता है वो हिलता जुलता नहीं है, 2 दिन तक कुछ खाता पीता भी नहीं है। लुक्स अराउंड, विम्पर्स अल्बेट, थोड़ा बहुत बस यूं करता है, बस ऐसे ऐसे आवाजें निकालता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या था, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम था। वो ग्रीडी था, जैसे उसके सामने खाना आता था वो खा जाता था। तो ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बीमार हुआ था और कुछ नहीं था। वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन 3rd day। तीसरे दिन, 2 दिन तक तो ऐसे पड़ा रहता है, तीसरे दिन लेकिन उसकी हालत में सुधार आता है। वो और कुत्तों के साथ बाहर निकल के खेलना शुरू करता है। फिर क्या होता है, he licked the balls of other dogs। जो दूसरे कुत्ते होते हैं उनका जो खाने का जो प्याला होता है उसके अंदर भी वो मुंह मारने लगता है, यानी उसको असल में भूख लगनी शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, his condition started improving, fighting for food। धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है सही होना, मतलब उसकी हालत में सुधार होने लगता है। वो खाने के लिए इधर उधर लड़ाइयां भी लड़ता है कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। The news reached to Mrs. Pamphry, sends eggs, bottles of wine। लेकिन मिसेस पैम्फ्री तब भी नहीं मानते। जैसे ही फोन पे पता चलता है, मिस्टर हैरियट बताते हैं कि उसकी हालत में सुधार है, अब वो ठीक है, उसकी हालत खतरे से बाहर है, तो मिसेस पैम्फ्री फिर, वो तो अमीर औरत है, उन्हें लगता है, अमीरों को ना यार पता क्या लगता है, अमीरों को लगता है पैसे से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है। बस पैसा हो सब कुछ कर दो, मतलब किसी को भूख भी नहीं लग रही उसको डबल डबल खिला दोगे तो वो मोटा हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जबकि पैसों से सब कुछ नहीं होता, जो चीजें जैसे होती है उस हिसाब से होनी चाहिए। अब क्या होता है, मिस पैम्फ्री ना अंडे भेजने लगती है, दोबारा से वाइन की बोतल भेजने लगती है। डॉक्टर हैरियट कहते हैं ये औरत, ये पागल औरत है। फिर क्या होता है, मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। मिस्टर हैरियट बड़े चालाक इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं, उनका जो कॉमन सेंस होता है वो बड़ा अच्छा होता है। वो ना जो 2 ग्लास वाइन के लंच के बाद और लंच से पहले पीना शुरू कर देते हैं और मस्त अपना अंडे वंडे खाने लगते हैं। जो वो सामान बेचते हैं वो खुद कंज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि कुत्ते को इतने खाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, मिसेस पी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। मिस्टर एच थॉट he would like to keep Tricky as a permanent guest। और ब्रांडी भी भेजने लगती है, महंगी चीज होती है ब्रांडी, शराब वगैरह भेजने लगती है। और मिस्टर हैरियट सोचते हैं यार ये अमीर औरत सही मेरे को फंस गई है यहाँ पे ना, इसके चक्कर में, अपने कुत्ते के चक्कर में मुझे इतना कुछ भेज रही है, इतना कुछ खाने पीने को मिल रहा है मेरे को, इतने अंडे मुर्गे और क्या क्या ब्रांडी फ्रेंडी सब कुछ मिल रही है कि मेरा तो फायदा हो रहा है, मैं तो इसको परमानेंट यहीं पर रख लेता हूँ कुत्ते को, मेरा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। वो ऐसे हंसी मजाक में ऐसे बात बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, Mr. H was happy having 2 extra eggs every morning, few glasses of wine in the afternoon, brandy at night। उनकी तो ऐश कट रही थी मिस्टर हैरियट की। अमीरों के साथ यही प्रॉब्लम है, कोई भी चालाक आदमी उनको ऐसे बेवकूफ बना देता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि भाई मुझे ब्रांडी मिल रही है रात में, वाइन मिल रही है दिन में 2 ग्लास, मेरे को अंडे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, मेरी तो ऐश कट रही है। आ जाते फिर, ही कॉल्ड मिसेस पैम्फ्री, हैंडेड हर ट्रिकी बैक। और फिर कुछ दिनों बाद मिसेस जो ट्रिकी होता कुत्ता होता है वो ठीक हो जाता है और फिर वो फोन करके कहते हैं कि भाई अपने ट्रिकी को ले जाओ। अब जैसे वो लेना आती है ना तो शॉफर गेट खोलता है, अमीर लोग हैं, शॉफर गेट खोलता है, आइए मैम। और फिर वो सोचती है मेरे ट्रिकी को गोद में लेके आना पड़ेगा, जबकि ट्रिकी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रुक जाओ, पैम्फ्री बाजी रुको, पैम्फ्री दीदी रुक जाओ, और वो लेके आएगा वो ट्रिकी, और वो भागता हुआ आता है, ट्रिकी खुद ही भागता हुआ आता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो कहते हैं मिस्टर हैरियट, ओह माय गॉड हैरियट, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी जो सर्जरी थी वो कमाल की थी। और इस तरह से मिसेस पैम्फ्री को लगता है कि कोई सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से कुत्ता सही हुआ था, जबकि कोई सर्जरी नहीं हुई थी। वो ओवर पैम्परिंग हुई थी, ओवर फीडिंग हुई थी ट्रिकी के साथ, दैट्स व्हाई वो बीमार पड़ गया था, ही फेल सिक। इतनी कहानी है, ये पूरी चैप्टर का मैंने आपको पूरा समझा दिया क्या क्या इसके अंदर है। अब आपको करना क्या है, अभी रुको, वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में जो भी इससे रिलेटेड आपको वर्ड याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ओवर पैम्परिंग, ट्रिकी, एक पेट था, फॉल सिक हो गया था, है ना, ये सब याद आ रहा है, अनहेल्दी फूड्स खाने की वजह से। ये जो वर्ड्स और फ्रेजेस आपको याद आ रहे हैं वो सारे अपने नोटबुक में लिखे। साथ ही साथ मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, आपके ना कुछ कीवर्ड्स मैंने अलग से भी आपको लिख के दे रखे हैं, लेकिन इसे बाद में देखना, पहले आप अपना लिखो। जितना आप अपना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो दोस्तों यहाँ चैप्टर नंबर 1 हमारा रिवाइज हो गया है, आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे।
मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है, यानी मैं आपकी 5 बार रिवीजन करवाने वाला हूं एग्जाम से पहले पहले। तो इसके बाद भी ना लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आंसर कैसे लिखना है खुद आपके सामने यहाँ लिखूंगा, आपसे लिखवाऊंगा, ये सब कुछ भी होने वाला है। तो वो लाइव रिवीजन क्लासेस और जो अदर रिवीजन क्लासेस है वो मिस मत करना। इससे पहले आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट की इसी तरह की वन शॉट रिवीजन मैंने बना रखी है, वो देख लेना, एक हफ्ते पहले ही आपके सामने वो आई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द थीफ स्टोरी। अब अंदाजा लगाओ इसमें किसकी कहानी होगी? थीफ की कहानी होगी, यानी चोर की कहानी। कोई चोर होगा, आओ देखते हैं कौन है वो चोर। तो सबसे पहले इसके मोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं कि स्टोरी ऑफ ए 15-year-old बॉय हरी। तो थीफ कौन है? एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम हरी है, इतना याद हो गया। वो किससे मिलता है? ही मेट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। किससे मिलता है? 25-year-old राइटर अनिल। वो अनिल से मिलता है। अनिल कौन है? एक राइटर है जो कि कैसा है? अनिल कैसा है? अनिल बहुत केयरलेस है, रेकलेस है, ऑनेस्ट है, स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगल कर रहा है, राइटर बनना चाहता है, मतलब पूरी तरह से नहीं बन पाया है। एक रेसलिंग कुश्ती के मैदान में, कुश्ती के मैच में इन दोनों की मुलाकात होती है। हरी आस्क फॉर वर्क, हरी काम मांगता है, अनिल भाई मुझे काम दे दो, और मुस्कुरा के मांगता है ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। मुस्काने झूठी है, मुस्काने झूठी है। हाँ जी, सुना है ना गाना, वही है। ये मुस्कुराहट होती है ना किसी को भी फंसाने के लिए काफी होती है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा आपके सामने ऐसे प्यार प्यार से पेश आए ना, जरा बच के रहना भाई, उससे बच के रहना। मुस्कुराते मुस्कुराते वो आपकी जान ले लेगा। हरी लाई कहता है कि दैट ही न्यू कुकिंग। उससे पूछता है भाई मेरे पास तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए हरी, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? तो हरी कहता हाँ बना लेता हूं, जबकि उसको खाना पकाना नहीं आता था। आगे क्या है इसके अंदर? ही स्टोल ₹1 डेली, और 1 रुपया वो रोजाना चोरी करता है। खाने वगैरह उसके सामान मंगाने के लिए उसको देने जाता था, तो वहां से 1 रुपया चोरी कर लेता था। ही सरप्राइज टू सी द ट्रस्ट। हरी सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है ट्रस्ट देख के जितना अनिल हरी पे करने लगा था। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही स्टोल 600। एक बार वो 600 रुपए चुराता है। रश टू रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। 600 रुपए का बंडल चुरा के हरी चला जाता है। डिडंट कैच द ट्रेन, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ता। और फिर क्या करता है? ही प्लेस द मनी बैक, और पैसे वापस वहीं पे रख देता है। तो टोटल कहानी क्या है? जैसे थीफ स्टोरी को सोचो तो मोटा मोटा देखिए क्या है इसके अंदर। एक हरी है, 15 साल का चोर है। एक अनिल है जो कि राइटर है, बहुत स्ट्रगलिंग राइटर है, ऑनेस्ट ईमानदार सा बंदा है। अनिल हरी को अपने पास रख लेता है, अपने साथ रहने के लिए रख लेता है, छोटे मोटे काम करवा लेता है। हरी रोजाना 1 रुपया चुराता है, लेकिन फिर उसका पेट नहीं भरता। वो एक बार इकट्ठा उस हाथ मारता है, 600 रुपए उसके चुरा के भाग जाता है, लेकिन वापस ट्रेन में नहीं बैठ पाता, वापस घर आ जाता है। ये टोटल कहानी है, यानी अनिल की अच्छाई को देख के हरी बदल जाता है। ये है इसका पूरा कहानी का जो जिस्ट है, जो रस है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। आओ देखते हैं, इसका मोटा मोटा देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं। A 15-year-old thief changes his name every month। 15 साल का एक लड़का है जो कि चोर है, जिसका नाम हरी है, जो कि ओरिजिनल नाम है कि नहीं ये भी नहीं पता, जो कि अपना नाम हर महीने बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? He stays away so that he can stay away from police and old employers, ताकि वो पुलिस से और जो उसके पुराने मालिक हैं उनसे बच सके, इसलिए वो अपना नाम बदलता रहता है। बहरूपिया है, अपना नाम चेंज करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अनिल कौन है? अनिल इज अ 25-year-old राइटर है जो कि स्ट्रगलिंग है, केयरलेस है और बहुत ऑनेस्ट है। अनिल एक अच्छा आदमी, अनिल हीरो है। ठीक है, आ जाते हैं। बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच मेट हरी सिंह। दोनों ना एक कुश्ती का मैच देख रहे होते हैं, हमें बताइए, एक रेसलिंग मैच में मिलते हैं। वहां पे हरी उससे कहता है, हरी आस्क फॉर वर्क, काम मांगता है, जिसपे अनिल उससे कहता है वोंट बी एबल टू पे, भाई मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं तो खुद स्ट्रगलिंग में हूं। बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना जरूर खिला सकता हूं, अगर तुम्हें खाना पकाना आता हो, तुम पका लेना तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। हरी कहता हाँ मैं पका सकता हूं उस्ताद जी, बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूं मैं। अनिल टुक हिम रूम, अनिल उसको पकड़ के अपने साथ रूम पे ले आता है। अब भाई हरी खाना पकाता, टुक टुक टुक, उसने पहले कभी खाना बनाया नहीं होता, उसने तो झूठ बोला होता है ना। अनिल जैसे कहा था, एकदम से उसके ना मुंह से खाना निकल जाता है, वो समझ जाता है इसने मेरे से झूठ बोला था, लेकिन वो उसको फिर भी रख लेता है, कुछ नहीं कहता। अनिल आस्क्ड हिम टू लीव, ही स्माइल्ड, अनिल लाफ्ड। वो से कहता तुम चले जाओ, मतलब अब भाई तुमने खाना भी बनाने जाता, लेकिन वो फिर मुस्कुरा देता और वो उसको रख लेता, उसको कुछ नहीं कहता, और हंसी छूट जाती है। किसकी? अनिल की हंसी छुटाता है, हंस के कहता है अच्छा चल चल तू रह ले। मतलब इस तरह से पूरी कहानी बनती है। इतना सबको समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर।
अनिल प्रॉमिस टू टीच कुकिंग, रीड एंड राइट। अनिल उससे कहता है हरी से, देखो देखो तुम्हें तो कुछ आता है नहीं, मैं कैसे रख सकता हूं, लेकिन तुम्हें ना मैं खाना पकाना सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें ना बता दूंगा कैसे कुकिंग की जाती है, पढ़ना लिखना ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उससे वो वादा करता है, हरी से वादा कर देता है अनिल। हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, हरी को मजा आने लगता है उसके साथ काम करना, उससे चीजें सीखना। मेक टी इन मॉर्निंग, बाय ग्रोसरीज, स्टील्स 1 रुपीज डेली, अनिल न्यू। अब हरी क्या करता है, उससे चीजें सीख रहा होता है, खाना पकाना भी सीख लेता है, ग्रोसरी का सामान लेने बाहर जाता है तो 1 रुपया रोजाना चोरी करता है। ये बात अनिल को पता भी होती है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। याद रखना, तुम अगर किसी को धोखा दे रहे हो ये मत सोचना कि उसे पता नहीं चलता, पता होता है, बस वो नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। Anil earns by irregular work, sometimes borrow or lend, go out with friends and celebrate. अनिल जो होता है स्ट्रगलिंग राइटर होता है, वो भी ना कभी कभी उसको कमाई हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी दोस्तों से उधार लेता है, इससे उधार ले लेता है, उससे उधार ले लेता है, और जितने पैसे कमाता है ना अपने दोस्तों के साथ जाके उड़ा देता है, सेलिब्रेट कर देता है। वन डे अनिल गॉट a bundle of notes. अनिल की इस बात से ना कभी हरी खुश नहीं होता कि ये अपने दोस्तों में जाके उड़ा देता है। वो कहता है ये कोई तरीका है, ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन अनिल ना एक बंडल लाता है नोट का, मतलब बहुत सारे नोट्स लाता है, सेलिंग बुक टू अ पब्लिशर, जहां उसने अपनी बुक को सेल किया होता है पब्लिशर को, उससे उसको पैसे मिलते हैं। पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, जो कि बेड के नीचे रख देता है वो बंडल। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइंड करो, सोचो अपने माइंड में जोर लगाओ, क्या क्या पढ़ा हमने। हरी है, अनिल है, अनिल 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 है, दोनों रेसलिंग मैच में मीटिंग होती है, मेट एट अ रेसलिंग मैच। याद करो याद करो याद करो। अनिल, हरी आस्क फॉर वर्क, काम मांगता है, अनिल कह देता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे, मेरे पास पे करने के लिए कुछ नहीं है। हरी स्माइल करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ फीड कर सकता हूं इफ यू नो हाउ टू कुक, अगर तुम्हें कुकिंग पता होती है। नेक्स्ट डे हरी खाना पकाता है, अनिल डिड नॉट ईट। क्या तुम भी सोच पा रहे हो? बताओ आगे क्या। इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखना है, एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है। तो ऐसी लाइन छोटी छोटी बनाओ बनाओ बनाओ, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, चलो बनाओ, लिखो। हाँ, फिर क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, अनिल उसको कह देता है गुड के यू शुड लीव नाउ, आप जा सकते हो, लेकिन उसपे हरी क्या कहता है, हरी स्माइल करता है और अनिल लाफ करने लगता है। रोजाना ग्रोसरी से 1 रुपया चुराता है। क्या ये सारी चीजें आ रही है माइंड में? आ जाओ आ जाओ। फिर अब क्या होता है, उसने बंडल ऑफ नोट्स बेड के नीचे रख दिए थे, गद्दे के नीचे रख दिए थे अनिल ने। हरी रियलाइज, हरी को पता चल जाता है, नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट रुपीज। हरी सोचता है मैंने इसके पास से कभी कुछ चोरी नहीं किया, 1 रुपए चुराता, उससे क्या होता है। हरी वॉज सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, हैड द की ऑफ रूम। हरी सरप्राइज था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का। हरी ना बहुत सरप्राइज होता है कि इतना ट्रस्ट अनिल ने मेरे पे दिखाया, इतना किसी ने आज तक नहीं दिखाया। उसके पास रूम की चाबी होती थी। नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन लाइफ। अपनी जिंदगी में हरी ने इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं देखा था। इतना क्लियर हुआ। अब हरी क्या करता है, हरी कन्विंस हिमसेल्फ, अपने आप को कन्विंस करता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। हरी अपने आप को कन्विंस करता है, फॉर स्टीलिंग अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स, नॉट पेड फॉर अ मंथ। हरी कहता है कि भाई एक तो अनिल ना, ये पैसे ना अनिल के पास क्यों होने चाहिए, अनिल ना जाके अपने दोस्तों में उड़ा देगा, इससे अच्छा मैं अपने ऊपर उड़ा दूं, मैं इसको चोरी कर लूं। दूसरा, इस आदमी ने मुझे महीने में कभी कोई पेमेंट नहीं दिया आज तक, तो भाई मैं इसके क्यों ना चोरी कर लूं ये पैसे। वो अपने आप को ना रीजन दे रहा होता है। याद रखना, कभी भी हम ना कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ना खुद को बैक करते हैं, खुद को एक वजह देते हैं वो गलत काम करने की। नहीं, इसमें गलत क्या है, मेरे साथ भी तो गलत हुआ है, ऐसे करके, जो कि गलत तरीका होता है, नहीं करना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हरी वोक अप, क्रॉल टू अनिल्स बेड। हरी उठता है और ऐसे चुपचाप चुपचाप जाता है, बेड की तरफ जाता है, स्टील पैसे निकालता है बंडल के और भागता हुआ चला जाता है। कहां? ट्रेन, रेलवे स्टेशन चला जाता है ट्रेन पकड़ने। डेलिबरेटली डिड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन ट्रेन आती है, छोड़ देती है, और वो उस पर चढ़ता ही नहीं, वो जाता ही नहीं। He had counted the money, बारिश हो जाती है, नोट भी भीग जाते हैं। He had counted the money, उसने पैसे गिन रखे थे, 600 रुपए थे, 50 रुपीज नोट्स, जो कि 50-50 रुपए के, 50-50 रुपए के टोटल नोट थे। टोटल कितना थे वैसे, अमाउंट कितनी थी, 600 रुपए की अमाउंट थी, यानी 6 नोट हो गए, कितने हो गए, 12 नोट हो गए ना, 12 पंजे 60। हाँ, मेरा गणित खराब सा है थोड़ा, देख ले, ठीक है। फिर क्या होता है, he could live a lavishing life for 2-3 weeks। 600 रुपए के अंदर उस जमाने में वो 2-3 हफ्ते के लिए बहुत जबरदस्त जिंदगी जी सकता था इतने पैसों में, लेकिन वो भागता नहीं है। ही इज अलोन एट रेलवे स्टेशन, वो अकेला बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन पे। लूटेड अनिल, अनिल को लूट के, उसके पैसे चोरी करके। रेन स्टार्टेड, नोट्स गॉट वेट, बारिश हो चुकी थी, नोट भी गीले हो चुके थे। रियलाइज रीडिंग एंड राइट वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब। अचानक उसको एहसास होता है कि यार 2-3 हफ्ते के लिए मैं ऐश करूंगा और उसके बाद क्या,
जिस तरह से अनिल मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा है, उससे तो मेरी जिंदगी संवर सकती है, जिंदगी भर मैं उससे एक इज्जत की जिंदगी जी सकता हूं। ये ख्याल किसके दिमाग में आ रहा है? हरि के आई कुड लिव अ लेविशिंग लाइफ, बट रीडिंग एंड राइटिंग, बोलो आप भी मेरे साथ साथ बोलो, रीडिंग एंड राइटिंग कैन गिव मी अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। रिस्पेक्टेबल यानी जिसके अंदर इज्जत हो। He reached the room, placed money back, वो दोबारा जाता है और पैसे वहीं पर वापस रख देता है। अगली मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप लेट। हरि की तो रात में सोया कहां था, वो तो लेट उसकी आंख खुलती है। अनिल हैड मेड टी, अनिल चाय बना चुका होता है। ही फाउंड ₹50 नोट बिसाइड हिम, और हरि देखता है कि उसके पास ना ₹50 का नोट रखा हुआ था। अनिल टोल्ड ही वुड पे ₹50 रेगुलरली। अनिल उसको सुबह उठ के कहता है, अब मैं तुम्हें ₹50 रोजाना दूंगा। रेगुलरली दूंगा, रोजाना नहीं, मतलब रेगुलरली दूंगा, हर महीने 15-20 दिन में जो भी होगा। ही रियलाइज नोट वाज वेट, वो रियलाइज करता है, एहसास करता है कि पैसे ना गीले थे। मींस अनिल हैड नोन अबाउट हिज मिसडीड। मिसडीड मतलब बुरा काम। इससे पता चलता है कि अनिल को समझ में आ चुका था कि हरि ने चोरी की थी, क्योंकि नोट गीला था। वो समझ गया था कि बाहर गया नोट बारिश में और ये चोरी करके फिर वापस लाया। नो सैडनेस, नो एंगर और गिल्ट। लेकिन अनिल के पास ना कोई सैडनेस थी, ना एंगर था, यानी ना कोई गुस्सा था, ना कोई उदासी थी, ना कोई गिल्ट था। अनिल ने कुछ ऐसा शो नहीं किया। ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, और वो बहुत मुस्कुराया बड़े अच्छे तरीके से। हरि सिंह को पता चल गया था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, तो उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हुए हैं। इनफैक्ट उसको इस बात का बुरा लगेगा कि उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। ये बात हरि समझ चुका था। हरि का कहना पता है और क्या था? हरि कहता था कि भाई कोई भी अगर किसी के साथ चोरी होती है ना, तो अगर कोई अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है, वो एंगर शो करता है चोरी होने के बाद, वो रियलाइज होता है कि चोरी हो गई है। जो बहुत ही गरीब आदमी होता है, पुअर आदमी होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है। और जो ग्रीडी आदमी होता है वो डर जाता है, उसको फियर होता है। ये किसका मानना था? हरि सिंह का मानना था। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन तुम्हारा डिटेल कहानी में से नहीं आएगा, बल्कि ओवरऑल कैरेक्टर में से आएगा कि बताओ अनिल कैसा इंसान था, बताओ अनिल ने हरि के साथ क्या सही किया, हरि कैसे बदल गया। तब आपको पूरी कहानी डिटेल में समझानी होगी। कैसे आंसर लिखना है वो लाइव रिवीजन क्लास में हम लोग कर लेंगे डिस्कस। अभी एक बात बताओ, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई? कुछ भी जितना भी आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, हमने अच्छे से समझा है इसको। जो भी वर्ड्स फ्रेजेस याद आ रहे हैं ना, लिखते चले जाओ अपनी नोटबुक में। अभी लिखो, सोच सोच के लिखो, देखो याद हो जाएगा, फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख डालो थीफ स्टोरी से रिलेटेड जितना भी हमने अभी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। अब इस चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है? मिडनाइट मतलब आधी रात। आधी रात में जो विजिट करने वाला है, कौन आधी रात में विजिट कर रहा था? आइए देखते हैं। पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। मोटा से याद आया, हो मोटा, इसके अंदर जो ऑसेबल है मोटा ही है। कैरेक्टर का नाम है ऑसेबल, जिसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन है ऑसेबल? ऑसेबल इज अ सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल कैसा है? एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। और क्या होता है इसके अंदर? मीटिंग फॉलर, एक फॉलर नाम का व्यक्ति होता है। वो कौन है? अ रिपोर्टर टेक्स हिम इन अ रूम। फॉलर, हमने कौन कौन से कैरेक्टर है इसके अंदर? मिडनाइट विजिटर में एक ऑसेबल है जो कि सीक्रेट एजेंट है, फैटी मैन है, मोटा सा है। दूसरा है फॉलर है, वो उससे फॉलर जो एक रिपोर्टर है, किससे मिलता है? ऑसेबल से मिलता है। ऑसेबल उसको अपने रूम में ले जाता है, होटल के रूम में ले जाता है। एक और आता है मैक्स। मैक्स कौन है? मैक्सवेल वाला मैक्स नहीं है ये। मैक्स विद अ गन वाज ऑलरेडी देयर टू स्टील रिपोर्ट्स। अब जो सीक्रेट एजेंट ऑसेबल है ना, उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है, फाइल्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की। अब वो क्या करता है, वहां जैसे ही रूम के अंदर उसको लेके जाता है, अंधेरा होता है, जैसे लाइट ऑन करता है, वहां देखता है कि ऑलरेडी ठिशकिया ऐसे ना एक मैक्सवेल नाम का आदमी है, व्यक्ति है, जो कि गन उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि ये फाइल मेरे हवाले कर दो। वो वहां पहले से ही मौजूद होता है। और क्या फिर इसमें? ऑसेबल फूल्ड हिम दैट अ गाय हैड कम फ्रॉम बालकनी। ऑसेबल उसको बेवकूफ बना देता है, कहता है कि यार पहले भी ना यहाँ पे ना अभी कुछ रोज पहले भी एक आदमी ना बालकनी से यहाँ आ गया था अंदर। मैंने कंप्लेंट करी है एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को बोला है कि ये बालकनी से जो आ जाता है इस रास्ते को बंद कराएं। ऐसा बोलता है कौन? ऑसेबल। ऑसेबल कौन है? सीक्रेट एजेंट है। और क्या कहता है वो? और वो कहता है कि ही हैज कॉल्ड पुलिस फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। और उसने कहा कि मैंने पुलिस को ही बोला था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, कुछ और पुलिस वाले भी बुलाएं ताकि मेरी सिक्योरिटी हो सके। मैक्स जंप्ड आउट ऑफ विंडो, एकदम से घंटी बजे टिंग टोंग, और वो सोचता है, मैक्स सोचता है खबरदार पुलिस आ गई है। तो कहता है देखो अगर तुमने कोई चालाकी करी ना, मैं तो गोली से उड़ा दूंगा, और मैं भाग रहा हूं। वो बालकनी से कूदने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? मैक्स जंप्ड आउट ऑफ विंडो, स्क्रीम हर्ड, और एक चीख की आवाज आती है। पता चलता है नो बालकनी वाज देयर। वहां कोई बालकनी नहीं थी, वेटर था गेट पर, और वेटर जो उसने ऑर्डर की थी ना शैंपेन वगैरह, वो लेके आया था। इस तरह से ऑसेबल जो कि दिखने में मोटा सा होता है लेकिन बहुत चालाक होता है, सीक्रेट एजेंट होता है, वो अपनी और फॉलो जो रिपोर्टर उसकी जान बचा लेता है, रिपोर्ट्स को भी सेव कर लेता है। ये टोटल कहानी है किसकी? द मिडनाइट विजिटर की। मोटा मोटा समझ में आ गया, समझ में आया। ऑसेबल याद आ रहा है?
फॉलर याद आ रहा है, मैक्स याद आ रहा है? इतना सब कुछ याद आ रहा है। आज चलो अब इसकी जो 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 जो, जो इसकी छोटी छोटी कहानी थी डिटेलिंग है वो पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। अ विटी सीक्रेट एजेंट। विटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। विटी का मतलब ऐसा इंसान जो हाजिर जवाब हो, जिसके पास हर चीज का बढ़िया सा जवाब होता है। ऑसेबल, ऑसेबल जिसका नाम है अ राइटर फॉलर। एक राइटर है, फॉलर है, ठीक है। फॉलर स्पेंडिंग टाइम विद अ सीक्रेट एजेंट। जो फॉलर है, सीक्रेट एजेंट जो ऑसेबल है, जो कि फैटी है, बहुत फैट दिखता है, मोटा दिखता है, उसके साथ वक्त बिता रहा है एक म्यूजिक हॉल में। एक होटल का म्यूजिक हॉल है वहां। फॉलर सेड, फॉलर कहता है ही वाज थिंकिंग रॉन्ग अबाउट ऑसेबल दैट ही वाज अ बोर। फॉलर कहता है कि मुझे लगता था कि ऑसेबल बोरिंग इंसान होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। ये दिखने में स्लो है, फैटी है, बट वो बोर इंसान नहीं है। ऑसेबल टोल्ड, ऑसेबल बताता है ही वुड बी लुकिंग एट रिपोर्ट दैट कैन चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। ऑसेबल जो सीक्रेट एजेंट है वो पता है रिपोर्टर को क्या बताता है? वो बताता है राइटर को, फॉलर को, कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कंट्री का फ्यूचर ही बदल सकती हैं, यानी कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ऑसेबल टुक हिम इन रूम, और ऑसेबल उसको हाथ पकड़ के रूम में ले जाता है, म्यूजिक हॉल से रूम में ले जाता है। फिर क्या होता है? मजा तब आता है। अ गाय विद गन नेम्ड मैक्स वाज ऑलरेडी देयर। जैसे ही वो लाइट को स्विच ऑन करता है, वैसे ही एक आदमी उसको दिखता है जिसका नाम मैक्स होता है, गन लेके, ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में होती है, और कहता है वेरी गुड। नहीं, दोनों हाथों से ताली तो नहीं बजाएगा, वो गन है ना उसके हाथ में, ऐसे वो गन से तालियां बजाएगा, ठीक है। तो वो उसके सामने ना पॉइंट करके कहता है आ जाओ भाई, मैं पहले तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है? हाँ जी, He asked them to be comfortable to steal the reports coming in 30 minutes. वो कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस 30 मिनट के अंदर जो रिपोर्ट्स आने वाली है ना, वो मुझे चाहिए, वो वाली रिपोर्ट्स मुझे दे देना। Oswald told about a guy who had entered the balcony below the room लास्ट मंथ। अब ऑसेबल यहाँ पे असली कहानी का ट्विस्ट यहाँ है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि ऑसेबल उसका बेवकूफ कैसे बनाता है। ऑसेबल क्या कहता है कि यार तुम कहां से, मेन डोर से आए हो? यार ना बालकनी से ना पहले भी, अभी 1 महीना पहले तकरीबन ना एक आदमी पहले भी घुस आया था, लास्ट मंथ घुस आया था। अ सडन नॉक वाज हर्ड, और एकदम से ना, और मैंने ना इसकी कंप्लेंट भी की हुई है मैनेजमेंट से, और एक्स्ट्रा पुलिस की सिक्योरिटी भी मांग रखी है। अचानक से एकदम ना आवाज आ रही, ठक ठक ठक। Oswald told, Oswald तब क्या कहता है? He had called the police for extra security due to reports की वजह से। वो कहता है मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुलाया था। तो हो सकता है ये वही होंगे। आगे बढ़ते हैं। Max pointing gun towards them. He would be waiting in the balcony, send away the police. उनकी तरफ ऐसे पॉइंट करके कहता है देखो कोई चालाकी मत करना, पुलिस को यहाँ से भगा दो वरना मैं उड़ा दूंगा, मैं बालकनी में ही हूँ। वो बालकनी में जैसे ही गिरता है फिर क्या होता है? Max jumps out of the window, a loud scream was heard. वो जैसे गिरता है एक चीख की आवाज आती है, की चीख हो गई, ऐसी कोई चीख की आवाज आती है। और उसके बाद क्या होता है? डोर ओपन्स, अ वेटर कम्स विद अ ट्रे, बॉटल एंड ग्लासेस। जैसे गेट खुलता है ना, कोई पुलिस नहीं होती वहां पे, तो ट्रे के अंदर बॉटल होती है, ग्लासेस होती है, वाइन वगैरह जो भी शैंपेन वगैरह उसने मंगा रखी होती है, वो आती है फॉलर के लिए। फॉलर सरप्राइज ऑसेबल टोल्ड देयर वाज नो पुलिस। फॉलर को ऑसेबल बताता है कि कोई पुलिस नहीं थी, देयर वाज नो पुलिस। फॉलर आस्क्ड अबाउट मैक्स वेटिंग आउटसाइड, he won't return, no balcony there. फॉलर कहता है वो जो बंदा था, वो जो मैक्स था बंदूक वाला भाई, वो बाहर इंतजार कर रहा होगा ना बालकनी। वो कहता है कोई बालकनी नहीं है वहां, वो कोई नहीं आने वाला, हो गया, टपक गया वो, ठीक है। नो बालकनी देयर। ऑसेबल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ एंड फॉलर्स लाइफ। जो ऑसेबल है, सीक्रेट एजेंट है, वो आउटविट कर देता है, मतलब अपनी हाजिर जवाबी से उसको हरा देता है। किसको? मैक्स को, बिना किसी पिस्टल के, बिना किसी हथियार के, और अपनी और अपने फॉलर की जान बचा लेता है। अब इसमें कैरेक्टर है हेनरी, जो कि वेटर होता है, उसका भी जिक्र है। तो हेनरी कौन है? वेटर है। तो कभी जिक्र आए कि जो डोर पे जिसने नॉक किया था वो कौन है? वो हेनरी कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये टोटल कहानी है, पूरी डिटेल में हमने समझ ली है मिडनाइट विजिटर की। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो ऑसेबल है, कैसे वो आउटविट करता है, कैसे वो अपनी जान बचाता है, कैसे वो बिलीफ दिलाता है, कन्विंस करता है मैक्स को कि वह बालकनी है। ये सारी कहानी उसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेजेस जितने भी अभी आपके माइंड में आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, लिखो, अभी लिखो। ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, लेकिन अभी आपको अपने हाथ से लिखना होगा, तभी आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का सवाल, भरोसा किया जाए या नहीं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तुम्हारे ना मजे बन जाएंगे। आओ देखते हैं क्या इसके अंदर, पहले मोटा मोटा देखते हैं। हॉरेस डेनबी इज अ 50-year-old लॉक मेकर। हॉरेस डेनबी नाम का एक आदमी है जो कि लॉक मेकर है, ताला बनाने का काम करता है। मेक्स रॉबरी एवरी ईयर, लेकिन डकैती डालता है, वो हर साल एक डकैती डालता है।
प्लान्स हिज रॉबरीज, कलेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन, प्लान करता है अपनी रॉबरीज को बहुत अच्छे से, सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। ऐसे ही वो क्या करता है फिर, व्हेन ही एंटर्स हाउस, वो एक घर में जाता है चोरी करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ। ही फाउंड अनदर वुमन, वहां उसे एक और औरत पहले से मिलती है, जबकि वो घर तो खाली था, वहां तो कोई नहीं था उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। शी क्लेम्स ऑनर्स वाइफ, वो कहती है मैं यहाँ के मालिक की पत्नी हूं, क्लेम करती है, दावा करती है। शी आस्क्ड हिम टू अनलॉक द सेफ, वो उससे कहती है कि ये सेफ आप तोड़ दो, ये सेफ आप तोड़ दो, ये जो तिजोरी है उसको तोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं कोड भूल गई हूं इसका, तुम बस मेरा इतना काम कर दो, इसे तोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। शी फॉरगॉट द कोड, ही अनलॉक द सेफ, वो कहती है भाई मैं भूल गई थी कोड, तुम तोड़ दो, और ही अनलॉक द सेफ, वो सेफ को अनलॉक कर देता है। अब वो ग्लव्स उतारता है और ऐसे पूरे सारे अपने फिंगरप्रिंट्स उस सेफ पर छोड़ देता है। पुलिस अरेस्टेड हिम, 2 दिन तक कुछ नहीं होता, तीसरे दिन पुलिस हॉरेस डेनबी को अरेस्ट कर लेती है। वो कभी भी ना जेल नहीं जाना चाहता था, पर जाना पड़ गया उसको। लेटर रियलाइज, कहानी में मजा यहां से आता है, बाद में उसे पता चलता है द लेडी वाज अ थीफ हरसेल्फ, वो जो औरत थी ना वो खुद ही एक चोर थी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि भाई भरोसे लायक अब दुनिया नहीं बची, एक चोर चोर मोसेरे भाई, खलेरे भाई, फुफेरे भाई नहीं होते भाई, चोरों में भी आपस में एक दूसरे के लिए कोई इज्जत नहीं बची, कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें जेल में सोच रहा होता है जो हॉरेस डेनबी है वो। आओ मोटा मोटा समझ ले क्या कहानी थी, आओ अब इसको छोटा छोटा करके समझा देता हूं, वो भी बड़े मजेदार तरीके से। आइए दोस्तों देखते हैं। अब 50 ईयर ओल्ड मैन हॉरेस डेनबी मेक्स लॉक्स, एक 50 साल का आदमी है जो ताले बनाता है, लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है, ही लिव्स विद हाउसकीपर। आगे बढ़ते हैं। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट ऑनेस्ट, वो एक अच्छा सिटीजन तो है बट ऑनेस्ट नहीं है। ही कमिट्स रॉबरी एवरी ईयर, हर साल एक चोरी करता है वो। ही प्लान्स हिज रॉबरीज, अपनी रॉबरी को बहुत अच्छे से प्लान करता है। मनी लास्ट हिम फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और ये पैसा 1 साल तक उसका चल जाता है। तो हॉरेस डेनबी के बारे में अगर कुछ जानना हो, सारी क्या क्या बातें, कि वो 50 साल का लॉक मेकर है, वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता है, वो गुड सिटीजन है बट ऑनेस्ट नहीं है, वो प्लान करता है अपनी रॉबरी, हर साल कमिट करता है रॉबरी एवरी ईयर, और जो उसका पैसा लास्ट कर जाता है 1 साल तक। इतना सब बोल सकते हैं, सब मेरे दोस्त लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई पीछे तो नहीं छूटा ना। आगे बढ़ जाते हैं, अब कहानी यहां से शुरू होती है। He is fond of collecting rare and expensive books, एक और ये बात है कि उसको शौक होता है, fond of मतलब शौक होना, किस चीज का शौक है, rare and expensive books का मतलब किताबों का शौकीन है वो। आगे बढ़ जाते हैं। He plans robbery of Grange named Shotover Grange। अब ये Grange वर्ड क्या है, Grange का मतलब समझ लो एक बड़ा घर, एक बड़े घर को ग्रेंज बोलते हैं यूरोप के अंदर, ऐसे मान लो, ठीक है। तो भाई वो किस में प्लान करता है, एक घर के अंदर चोरी करने का प्लान करता है जिसका नाम होता है शॉटओवर ग्रेंज। आ जाओ। He collects all information, वो सारी जैसे प्लानिंग में अपनी पूरी रॉबरी के अंदर सारी जानकारी इकट्ठी करता है ना, नेम ऑफ डॉग, कुत्ते का नाम क्या है वहां के घर के, सर्वेंट्स कौन कौन है, ज्वेल्स कितनी है, ज्वेलरी कैसी है, वायरिंग कैसी हुई है, सेफ कहां रखी है, वेयर द फैमिली हैड गॉन, के घर वाले कहां गए हुए हैं, सारी डिटेल्स जुटा लेता है कि वो घर खाली है, वहां इतना इतना पैसा है, ये सारी चीजें यहां पर है, सारी प्लानिंग के साथ वो चला जाता है। अब क्या होता है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। When he enters, जैसे वो घर में घुसता है, he found a woman, वहां उसे एक औरत मिलती है। She's claiming honors wife. She claims honors wife. वो कहती है कि दावा करती है कि मैं यहाँ जो मालिक है उसकी पत्नी हूं। She gave him an option. वो कहती है भाई मैं अब तुम्हें पुलिस को दे दूंगी, तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगी। वो शर्त क्या रखती है, अनलॉक द सेफ, फॉरगॉट द कोड, नीड टू गो टू अ पार्टी। वो कहती है देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें पुलिस को नहीं दे रही, चलो लेकिन एक काम करो, इस जो सेफ है ना, मैं इसका कोड भूल गई हूं, इसको तोड़ के दे दो मुझे। एक्चुअली मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इसके अंदर ना कुछ ना ज्वेलरी रखी थी, उसे बैंक में सबमिट करना था, जो कि मैं भूल गई। अब मुझे एक पार्टी में जाना है तो मुझे वो ज्वेलरी चाहिए, तो तुमने तोड़ के दे दो, मैं वादा करती हूं मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दूंगी, और कुछ जब तक मेरे पति आएंगे ना महीने भर के अंदर, तो मैं अपनी सेफ को रिपेयर करा लूंगी। ये पूरी कहानी उसको सुनाती है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्या होता है फिर, ही अग्रीड, वो मान जाता है भाई, वो तो पकड़ा जा रहा था तो उसे तो मानना ही था। ही अनलॉक द सेफ, वो सेफ को अनलॉक कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वेंट हैप्पीली, और चुपचाप चला जाता है। पुलिस कॉट हिम आफ्टर 3 डेज, 2 दिन तक कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे दिन पुलिस उसको पकड़ लेती है शॉटओवर ग्रेंज में रॉबरी के लिए, कि वहां से ज्वेलरी चोरी हुई थी। फिंगरप्रिंट्स ऑन सेफ एंड अदर पार्ट ऑफ द रूम, जहां पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसके सेफ पे होते हैं, अदर पार्ट ऑफ द हाउस, जितने भी जगह जगह दीवारों पे उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए होते हैं, मिल जाते हैं। अब वो ये कहानी ना पुलिस को सुनाता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझसे यहाँ की मालकिन ने कहा था, भाई मालकिन ने तो कहा था कि सेफ को अनलॉक कर दो,
उनकी ज्वेलरी उसमें फंस गई है और पूरी पूरी कहानी सुनाता है। वो मालकिन एक ना बुढ़िया आंटी आ रही होती है, अरे झूठ बोल रहा है ये बुढ़ा, झूठ बोल रहा है, इसकी ना चोरी करी है मैंने कोई नहीं बोला इसको। वो कहते हैं ये तो वो मालकिन ही नहीं है। वो मालकिन का वो जो स्मार्ट थी, बहुत अच्छी सी दिखती थी और उसने मुझे कहानी सुनाई थी, वो कहां चली गई? He was fooled by a lady, a thief herself. उसको बेवकूफ बनाया था एक लेडी ने जो कि खुद भी एक चोर ही थी। अब जो है हॉरेस डेनबी है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। बड़ा शौक था ना तुम्हें किताब पढ़ने का, महंगी महंगी किताबें चाहिए थी, लो तुम्हें पूरी लाइब्रेरी दे दी। अब जेल के अंदर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना हुआ है हॉरेस डेनबी, और वो कभी कभार गुस्से में आके बोल दी देता है कि नो ऑनर एमंग थीव्स, के भाई दो जो चोरों के बीच ना कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं है, सब मक्कार है, चोर चोर मुसेरे भाई नहीं है। तो टोटल कहानी थी हमारी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर वर्ड है शॉर्ट ओवर ग्रेंज, आपको याद रखना है। क्या क्या डिटेल्स वो निकाल के लाया था वो याद करो, अपना माइंड दौड़ाओ, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस अभी याद आ रहे हैं अपनी कॉपी के अंदर अभी नोट डाउन कर लो, ताकि इस माइंड में ना घुस जाए। एक बार उतार लोगे ना अपने हाथ से फिर भूल नहीं पाओगे। तो आओ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपकी बुक का सबसे मजेदार चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसे कि इसके नाम से पता चला है, फुटप्रिंट मतलब पैरों की छाप, पैरों के निशान, ऐसे पैरों के जिनकी फीट नहीं है, यानी जो पैर नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कि गायब हो चुका है। आपने फिल्म देखी होगी हॉलो मैन करके, एक फिल्म है हॉलीवुड के अंदर, जहां एक साइंटिस्ट होता है वो गायब हो जाता है। जिसने मूवी देख रखी है ना उसको तो इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देख लेते हैं। ग्रिफिन, हमारा ग्रिफिन साइंटिस्ट है। कौन है? ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक एक्सेंट्रिक मतलब होता है सन की साइंटिस्ट है। कौन? ग्रिफिन। इन्वेंटेड अ ड्रग टू बिकम इनविजिबल। वो एक ड्रग इन्वेंट करता है, खोज करता है जिससे इनविजिबल हो जा सकता है, यानी गायब हुआ जा सकता है। अच्छा मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे पास वो ड्रग आ जाए जिससे तुम इनविजिबल हो जाओ तो तुम क्या काम करोगे? देखो गलती ग्रिफिन की नहीं है यहां पे। मैं तुमसे भी पूछूं ना तुम क्या करोगे, तुम भी सारी उल्टी सीधी चीजें ही करोगे, है ना? सही पकड़े हैं, है ना? तो वही ग्रिफिन करता है। आओ देखते हैं फिर क्या होता है। ही एंटर्स अ मॉल में घुस जाता है, ग्रोसरी शॉप में घुस जाता है, वहां खाता है पीता है उल्टी सीधी। तुम्हारे भी दिमाग में ये आया था ना? सच बोलना। हाँ जैसे ही पता है, मैं जब छोटा था ना, बचपन में सभी छोटे होते हैं, कैसी बातें कर रहे हो काशिफ। अच्छा जब मैं छोटा था ना तो पता है मैं क्या करता था? मैं सोचता था, कन्फेक्शनरी की दुकान होती थी, वो केक वगैरह रखे होते थे, मैं सोचता था यार रात को ना मैं यहाँ रुका रह जाऊं ना, सारी पेस्ट्री खाऊंगा, ऐसे मन में ख्याल होता था। तो भाई जो तुम सोच पा रहे हो ना कि भाई अगर मुझे ऐसी पावर मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, वही सारे काम ग्रिफिन भी करता है। मॉल में घुस गया, ग्रोसरी स्टोर में घुस गया, खाया पिया उल्टा सीधा, वहीं पड़ के सो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? ही वाज कॉट बाय 2 असिस्टेंट। और सुबह जब उठता है ना तो वहां पे जो 2 असिस्टेंट है तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो वहां से भाग जाता है। ही स्टील क्लोज फ्रॉम अ थिएटर कंपनी। फिर जाता कहता है यार इसको गायब होकर मामला बन नहीं पा रहा है, तो ना थिएटर कंपनी में जाता है, वहां से कुछ सामान चुराता है। एक हैट ले लेता है, एक ग्लास ले लेता है, एक नकली नोज ले लेता है, ताकि वो उसकी ना कुछ पहचान बन जाए। लोग ना ऐसे गायब आदमी रहेगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी ना बहुत। तो वो कुछ नकली सामान बनाने के लिए, अपना नकली फेस बनाने के लिए सामान ले लेता है और थिएटर कंपनी में वहां शॉपकीपर को फिर मारता है, स्टील्स मनी, पैसे चुराना, और भाग जाता है। ठीक है, इंसानी फितरत होती है, उसके अंदर नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है उसके ऊपर। हर किसी के अंदर ना नेगेटिविटी है, क्राइम करने के लिए आदमी पहले भाग रहा होता है। ये ना एक ह्यूमन नेचर है कि बुरे काम जल्दी करने का दिल चाहता है कि किसी को मार दो, तोड़ दो। अगर कानून ना हो ना, सोच के देखो, अगर पाप ना हो और कानून ना हो, ना कर्मा हो, सोचो ना, एक बार सोच के देखो कि अगर भगवान का डर ना हो और कानून का डर ना हो, लोग क्या क्या कर बैठेंगे, सोच के देखो। वही ग्रिफिन कर रहा होता है, क्योंकि गायब हुआ था, कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका। अब वो क्या करता है, वो कहता है लंदन में ना बहुत क्राउडेड है लंदन, किसी गांव में जाए तो वो आइपिंग विलेज में जाता है। ही वेंट टू आइपिंग विलेज, हिट्स लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। वहां जाके भी वो क्या करता है, अपना कमरा बुक करता है, और जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान मालिक होता है, और उसकी बीवी, वहां उनको भी सबक सिखाता है, उनको भी वहां पे मारता है, पीटता है, और आसपास ना जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं आसपास की जगहों से चोरी करना शुरू कर देता है। He ran away, people saw a headless man। और जब लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपना सर का जो भी सामान, नकली नोज और वो जो हेड वगैरह लगा रखे होते हैं, चश्मा लगा रखा होता है, वो सब फेंक देता है, बैंडेजेस वगैरह उतार देता है, और लोग देखते हैं एक सरकटा जा रहा होता है। सरकटे को भागते हुए देखते हैं, जाते जाते कांस्टेबल होता है मिस्टर जाफर, उनको भी ठाए एक लात मार के चला जाता है। भाई मैं कोई ग्रिफिन के बारे में मैं बता देता हूं कि मैं कोई ग्रिफिन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन ग्रिफिन ने जितना काम किया था ना बहुत गलत किया था। वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी साइंस की इन्वेंशन का इस्तेमाल लोगों की बुराई के लिए किया था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। ये थी मोटी मोटी कहानी ग्रिफिन वाले चैप्टर की। आओ इसको ही अब समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने माइंड में घुमाते रहो कि उसने क्या क्या किया था। आओ शुरुआत करते हैं।
ग्रिफिन ने एक ड्रग को इन्वेंट किया था, एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, सबको ही पता है। डिस्कवर्ड हाउ टू बी इनविजिबल, उसने ये देख लिया था कि कैसे इनविजिबल गायब हुआ जा सकता है, वो ड्रग उसने इन्वेंट कर लिया था। He was noticed by two boys first, पहली बार ना दो लड़कों ने उसको नोटिस किया था कि एक पैरों की छाप कहां जा रही है। Saw his footsteps only, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स दिख रहे थे, पैरों के निशान दिख रहे थे। He enters a mall, एक मॉल में जाता है, एंटर करता है, फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लगती है, wear some clothes, कुछ कपड़े पहन लेता है, वहां ईट करता है, कुछ किचन से खाता है, फ्रॉम किचन ऑफ ए रेस्टोरेंट, ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफी, कोल्ड मीट और कॉफी खाता पीता है। He went to a grocery store, फिर ग्रोसरी स्टोर में जाता है, ईट स्वीट, वहां मिठाइयां खाता है, सब कुछ तुम्हारे भी वही दिमाग में चल रहा है जो ग्रिफिन करता है। He drinks wine, वाइन पीता है, falls asleep, पढ़ के सो जाता है on a pile of quilts, जो लिहाफ गद्दे होते हैं ना, ठंड का टाइम, तो वहां पढ़ के आराम से सो जाता है, पूरी मस्ती काटता है, मेरा सब कुछ है, जो कर सकता हूं अब हम ही कर सकते हैं, हम ही हैं अगले आने वाले वक्त के लिए। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। Caught by store assistants in morning, रिमूव्स क्लोथ, रन अवे, कपड़े उतारता है, अगले दिन उसके असिस्टेंट पकड़ लेते हैं जो मॉल के होते हैं, ग्रोसरी स्टोर के होते हैं, और वो वहां से भाग जाता है। इतना सबको समझ में आया। स्टेप वाइज याद रखो, ग्रिफिन कौन था? एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, उसने एक ड्रग को इन्वेंट किया था जिससे टू बिकम इनविजिबल हो जा सकता था। फर्स्टली वो मॉल में जाता है, स्टोर में जाता है, खाना क्या कहते हैं, कॉफी पीता है, वाइन पीता है ना, ये सारे काम करता है, ठीक है, क्लोथ पहन लेता है, फिर वो असिस्टेंट उसको कॉट कर लेते हैं और रन अवे हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स माइंड में लेके आओ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है? रोमिंग विदाउट क्लोथ्स इन कोल्ड विंटर, ऐसी ठंड में बिना कपड़ों के, सोचो ना, उसकी बेचारे की कुल्फी जम रही थी। फिर वो क्या करता है? ही स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, थिएटर कंपनी से ना कुछ कपड़े चुराता है। कौन से कपड़े? बैंडेजेस ले लेता है फेस के लिए, फेस पे बैंडेज ऐसे लपेट लेता है, डार्क ग्लासेस लगा लेता है, फॉल्स नकली नाक लगा लेता है और एक हैट लगा लेता है ताकि लोग उसको पहचान सके, एक आदमी समझ सके। हिट्स शॉपकीपर, स्टील्स मनी, शॉपकीपर को फिर मारता है, पैसे चुराता है और वहां से भाग जाता है। लीव्स क्राउडेड लंदन, फिर वो सोचता है लंदन में रहना सही नहीं है ना, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो लंदन छोड़ के कहां चला जाता है? ही वेंट टू आइपिंग विलेज, एक आइपिंग नाम का एक गांव होता है, वहां जाता है। बुक्स 2 रूम्स एट एन इन, एक वहां के होटल के अंदर 2 रूम बुक करता है। अब मनी ओवर, उसका पैसा खत्म हो जाता है। अब वो फिर क्या करता है? आसपास की जगहों में चोरी करना शुरू कर देता है। ही स्टील्स मनी, हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ। अब जो लैंडलॉर्ड और वाइफ है ना, वो कहता है मुझे पसंद नहीं, मेरे से ज्यादा सवाल मत किया करो, तुम खामखा ना बहुत ज्यादा सवाल करते हो। इस बात पे चिड़ा रहता है, लेकिन वो मानती नहीं। वो लैंडलॉर्ड और जो उसकी वाइफ होती है ना, वो क्या करते हैं? उसके कमरे में घुस के ना तलाशी लेने की कोशिश करते हैं उसकी गैर मौजूदगी में। उसे पता चल जाता है, वो जाता है, कान में ऐसे आवाज करता है, हेलो क्या हाल चाल है, ऐसे करके ना उन्हें छेड़ता है और सच में कुर्सी फेंक के मारता है और उनको भी मार देता है। यार देखो, यहाँ ग्रिफिन की गलती नहीं, तुम किसी के कमरे में क्यों जा रहे हो? क्या पड़ी है तुमको? है किसी की प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हो भाई? तो गलती यहाँ पे ग्रिफिन की नहीं है। देखो लैंडलॉर्ड के साथ तो सही किया था उसने। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है? लोगों को लगने लगता है कि भूत प्रेत आ गई, चुड़ैल आ गई, आसपास की जगहों में चोरियां हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, कुर्सी अपने आप ऐसे उछल रही है, हिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लोगों को थप्पड़ खाने की आवाज आ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि कोई चुड़ैल का साया है, कोई जादू मंतर है, यहाँ पे भूत प्रेत आ गया है, लोगों को ऐसा लगने लगता है। Steals money, hits the landlord and wife when they try to check his room in his absence। भाई उसके रूम में वो गए थे, उसके मकान मालिक और उसकी वाइफ, तो इस बात का वो बदला पूरा ले लेता, सबक सिखा देता, वो बताता मैं बताता हूं कि मैं हूं कौन। फिर वो ऐसे बताता है। मिसेस हॉल आस्क अबाउट हिम, और जब वो मिसेस हॉल बाद में उससे पूछती है ना कि एक बात बताओ, आसपास चोरी होती है, तुम क्या कर रहे हो, ये वो उससे ज्यादा उसको परेशान करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो वो क्या कहता है? गॉड फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। People saw a headless man, ran away, hits Mr. जाफर। वो कहता है अच्छा मैं बताता हूँ कौन है, मुझे गुस्सा आता है, और फिर वो क्या करता है? अपना पूरा वो बैंडेज वगैरह उतार देता है, और फिर पूरी दुनिया देखती है कि एक सर कटा आदमी भागता हुआ जा रहा है, और जाते जाते ठाए और जो कांस्टेबल होते मिस्टर जाफर, उनको भी लात मार के वो वहां से चला जाता है। दुनिया देखती है कि एक सर कटा आदमी भागता हुआ गया है। ये पूरी कहानी थी ग्रिफिन की, कि ग्रिफिन की हरकतें क्या थी। अब इसमें ना पूरा ये थोड़ी पूछा जाएगा कि शॉपकीपर को कैसे मारा, कितना मारा, कहां मारा, उसके लात कैसे मारी, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछा क्या जाएगा कि ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट था, उसकी जो इन्वेंशन थी वो कैसी थी, उसने अपनी इन्वेंशन का क्या मिसयूज किया कि नहीं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये डिटेल डालनी होगी कि उसने क्या क्या हरकतें की थी, और उसको गलत साबित आपको करना होगा इन फैक्ट्स के जरिए। तो दोस्तों ये ना मैंने पूरे आंसर डिटेल में बड़ा नहीं किया, क्योंकि बड़ा ना आपके दिमाग में भी घुस नहीं पाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट से बस ये सोचो, आप दोबारा से अपना माइंड घुमाओ
और सोचो कि इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से वर्ड्स से क्या क्या किया था उसने। आइपिंग विलेज में गया था, आइपिंग विलेज में उसने 2 रूम्स बुक करे थे। एक इनके अंदर जो लैंडलॉर्ड और वाइफ थी वो उसकी प्रेजेंस में, क्या कहते हैं, उसकी एब्सेंस में उसका रूम चेक करने चले गए थे। वो उनको हिट करता है ना। उसके बाद उससे पूछते हैं कि भाई बताओ, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उस पर वो फ्यूरियस हो जाता है और पीपल एक हेडलेस मैन को रन अवे होते हुए देखते हैं। मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल, उनको लात पड़ती है। ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस सोचो, लिखो माइंड में, अपने माइंड से सोच सोच के अपनी कॉपी में लिखो ताकि आपके खुद के नोट्स तैयार हो और आपको याद रह जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा दी नेकलेस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि नेकलेस जो गले में पहनते हैं हाथ, उसकी कहानी क्या है इस चैप्टर में, पहले मोटा मोटा देखते हैं। मटिल्डा नाम की एक लेडी है, इज अ पुअर बट सेल्फिश गर्ल। एक अच्छी लड़की है, दिखने में बढ़िया लगती है, वो अट्रैक्टिव है, समझदार है, लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या है कि वो गरीब है और सेल्फिश है, बहुत ज्यादा सेल्फिश भी है। वो कोसती रहती है अपनी गरीबी को। गॉट द इन्विटेशन टू अ पार्टी। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि भाई साहब पार्टी है, पार्टी में चलना है, लेकिन वो इस बात को सुन के ना बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी ज्वेलरी नहीं है। उसके बाद वो क्या करती है, शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड जेन फॉरेस्टर। वो एक फॉरेस्टर जो उसकी, जेन फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड होती है, उससे वो नेकलेस उधार ले आती है, जो कि अमीर होती है बहुत। शी अटेंडेड द पार्टी, वाज अप्रिशिएटेड, लॉस्ट द नेकलेस। वो पार्टी को अटेंड करती है जहां पे उसकी सब तारीफ करते हैं, हर आदमी उसकी तारीफ करता है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसका हार खो गया है। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, she replaced the necklace with a similar one costing 36,000 francs। वो जगह जगह पे नेकलेस को ढूंढते, उसका नेकलेस नहीं मिलता। उसका हस्बैंड कहता है कि अपनी फ्रेंड से कह दो कि उसका ना थोड़ा सा एक छोटा सा साइड में से टूट गया है, उसका ना जोड़ टूट गया है, वो मैं सही करा दूंगा, और उसके बाद ना एक हफ्ते बाद हम उसको नया नेकलेस दे देंगे। वो उसी जैसा एक नेकलेस लेते हैं, खरीदते हैं, जो कि 36,000 फ्रैंक का, जो कि उस जमाने की बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो वहां पे करके वो नया नेकलेस उसको दे देते हैं। आफ्टर 10 years, और उस नेकलेस को खरीदने में उनका सब कुछ बिक आ जाता है, और कर्जों में आ जाते हैं। 10 साल बीत जाते हैं, उसकी हालत बद से बदतर हुई होती है। She realized that the necklace was fake one, not real one। वहां उसको जेन फॉरेस्टर, उसकी जो फ्रेंड होते हैं, वो मिलते हैं 10 साल बाद और कहते तुमने अपना हाल क्या बता लिया है, और वो जो नेकलेस था वो तो नकली था, वो तो मेटल का था, वो तो महंगा वाला नेकलेस था ही नहीं। और इस तरह से मटिल्डा की पूरी लाइफ, 10 साल उसकी जिंदगी के खराब हो जाते हैं। ये था इसका मोटा मोटा नेकलेस चैप्टर का। आइए अब देखते हैं कि इसके अंदर डिटेल में हमने क्या क्या है। हाँ जी, अ सेल्फिश अनसेटिस्फाइड लेडी मटिल्डा विद अ पुअर हस्बैंड। उसका हस्बैंड पुअर है और सेल्फिश है। वो वाली फिल्म थी श्रीदेवी की, मूवी नहीं थी अनिल कपूर की, जिसमें वो अपने पति को बेच देती है, कुछ इस तरह की कहानी समझ लो कि पति बेचारा गरीब है और वो सेल्फिश है, सेटिस्फाइड नहीं है। लेडी जिसका नाम क्या है, मटिल्डा है। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो बिलोंग करती है एक फैमिली, क्लर्क की फैमिली से, जहां सारे उसके परिवार में कौन है, क्लर्क्स है। एंड मैरिड टू अ क्लर्क विदाउट डॉरी। और उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो डॉरी नहीं लेते हैं, दहेज का उसके पास पैसे भी नहीं थे उसकी फैमिली के, तो वो बिना डॉरी के उसकी शादी हो जाती है एक क्लर्क से। She hated her rich and old friend Mrs. Jane Forrester। वो ना जेन फॉरेस्टर से ना बहुत ज्यादा जलन रखती है क्योंकि वो अमीर होती है और उसको पैसे की बहुत ज्यादा एम्बिशन होता है कि मेरे पास भी पैसा होता, तो उससे बड़ी जलन रखती है, नफरत करती है। She got the invitation to a party at minister's house। मिनिस्टर हाउस में पार्टी आती है, उसका हस्बैंड खुशी खुशी आता है, अरे भगवान पार्टी में चलेंगे। इस बात पे वो क्या होती है, she got irritated, बहुत इरिटेट हो जाती है, एंग्री हो जाती है। थ्रू द कार्ड, और कार्ड को ना ऐसे फेंक के ना, ऐसे फेंक के कार्ड को ऐसे करके फेंक के मारती है। क्या करूंगी मैं पार्टी में जाके, मेरे पास नेकलेस तो है ही नहीं, कपड़े तो है ही नहीं, ऐसे बोल देती है। हस्बैंड gave 400 francs to buy a new dress and suggested her to borrow a necklace from मिसेस जेन फॉरेस्टर। उसका हस्बैंड कहता है लो 400 रुपए रखो। अरे डार्लिंग 400 रुपए को नहीं तुम अपनी वो लेके आओ ड्रेस, क्या दिक्कत है। हाँ, अपनी जो फ्रेंड है ना उससे उधार ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे एक नेकलेस उधार ले लेना। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। नई ड्रेस मैं दिलवा रहा हूँ 400 रुपए की, 400 फ्रैंक की, कर लेंगे काम, हो जाएगी बात बढ़िया। मिसेस लॉयसल went to her friend's house and described the situation। वो जाती है फर्स्ट के पास और कहती है अपनी फ्रेंड के, ऐसे बात, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे नेकलेस चाहिए था। उसके बाद क्या होता है, हाँ, she showed the cupboard and asked her to choose। वो कबर्ड खोलती है, कहती है अरे मटिल्डा इतनी सी बात है, देखो कबर्ड खोल दी, जो सा पसंद आए वो आप ले लो। मटिल्डा chose a precious necklace in black satin। वो ब्लैक सैटिन का एक बहुत प्रेशियस सा, कीमती सा नेकलेस चूज कर लेती है और ले आती है। They attended the party and all the men admired her। वो पार्टी अटेंड करते हैं, जब सभी कहते हैं अरे मटिल्डा कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारा नेकलेस तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मटिल्डा realized she didn't have the necklace। लेकिन कुछ देर बाद उसको ये रियलाइज होता है
कि उसका गले का नेकलेस गायब है। Mr. Loisel went out to search at railway tracks, went to police station, cab offices and gave an एडवर्टाइजमेंट। वो सारी मुमकिन कोशिश करते हैं उस नेकलेस को ढूंढने की, वो पुलिस के पास भी जाते हैं और उसके एडवर्टाइजमेंट भी दे देते हैं कि कहीं तो मिल रहा है। He told his wife to tell her friend the clasp of the necklace had broken. तो मिस्टर लॉयजल जो होते हैं ना, पति भी कम नहीं था, वो हस्बैंड भी ना, वो भी नहीं माना था, वो भी पत्नी के चक्कर में पागल हुआ था। वो उसको कहता है कि अपनी फ्रेंड से कह दो ना, उसका ना क्लैस्प टूट गया है, वो हम उसे रिपेयर करा के दे देंगे। After a week, replaced with a similar one costing 36,000 franc. और एक हफ्ते बाद वो लोग 36,000 रुपए का या 36,000 फ्रैंक्स का एक ऐसा ही नेकलेस वापस कर देते हैं। Inherited 18,000 francs from his father and rest borrowed. 18,000 तो उसको उसके जो पापा होते हैं ना, वहां से वो बोरो कर लेती है मटिल्डा, और बाकी के पैसे वो उधार लेते हैं। यानी 18,000 फ्रैंक उस जमाने में वो लोग उधार लेके वो नेकलेस वापस करते हैं। लाइफ चेंज ड्रेस्टिकली। अब उसकी लाइफ पूरी बर्बाद है, जो लोगों के घर के काम करती है, छोटे मोटे काम करती है, उसके खुद के घर में भी पैसों की तंगी रहती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। It took 10 years to repay, looking much older. 10 साल लग जाते हैं वो उधार चुकाते चुकाते, और अब वो और बूढ़ी नजर आती है। One day Matt Jane got to know necklace was fake, not worth 500 francs. और एक दिन जेन उसको मिलती है और उसको बताती है कि अरे वो जो नेकलेस था, वो वाला नेकलेस, वो तो 500 रुपए से ज्यादा का नहीं था, तुम्हें क्या लगा था, वो तो फेक था, मेटल का था। वो उसको बताती है, जिसकी वजह से वो सर पकड़ के बैठ जाती है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल खराब कर दिए इसी चक्कर में। तो दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या वर्ड और फ्रेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं? क्या मटिल्डा आपको याद आ रही है? एम लॉयजल याद आ रहे हैं? मिसेस लॉयजल मटिल्डा ही है। जेन फॉरेस्टर उसकी फ्रेंड है, बस 3 कैरेक्टर है। अब क्या होता है, मिनिस्ट्री का इन्विटेशन आता है ना, मिनिस्टर का इन्विटेशन आता है ना, और क्या होता है, और क्या होता है, और कुछ याद आ रहा है? 36,000 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स, ये सारे वो अमाउंट है जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। 18,000 वो इनहेरिटेड फ्रॉम फादर होते हैं, 400 वो उसको ड्रेस लेने के लिए देता है ना, 500 फ्रैंक्स से ज्यादा उसकी कीमत नहीं होती, बाद में पता चलता है। ये सारी चीजें याद आ पा रही हैं? जितना आपको अब याद आ पा रहा है उसे रिवाइंड करो, दिमाग पे जोर डालो, जितना जोर डालोगे उतना आपको याद आएगा, और अपनी नोटबुक में लिख डालो। रिवीजन क्लास के अंदर जो हमारी लाइव क्लास होगी, उसमें हम इसके क्वेश्चंस और इसके अंदर की बातें, कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो सब रिवाइज करेंगे। अभी आप अपनी नोटबुक में नोट्स खुद के बनाओ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भोली। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई लड़की है जिसको भोली कह के बुलाया जाता है। तो एक कहानी है सुलेखा नाम की एक लड़की की, जो कैसी है, एक लिटिल गर्ल है सुलेखा, डैमेज ब्रेन है। बचपन में ना वो खाट से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका ना जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो स्टैमर करती थी, उसको हकलाने का प्रॉब्लम था। हेड पोक मार्क्स, उसके फेस पे निशान थे पोक मार्क्स से, फुंसी दानों के उसके निशान भरे हुए थे। वो अगली थी, यानी उसके अंदर सारी ही प्रॉब्लम थी। वो बोल भी ठीक से नहीं पाती थी, वो थोड़ी बेवकूफ सी भी थी, डम भी थी, और दिखने में भी वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। ऐसी थी हमारी कौन? भोली। आइए देखते हैं, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। A story of little girl सुलेखा। ये कहानी किसकी? सुलेखा की कहानी है, भोली जिसे कहते हैं। शी इज डम है, अगली है, लाफिंग स्टॉक है, हर किसी के लिए हंसने की वजह है, फॉर ऑल। हर फादर जो कि रामलाल है, हैविंग 3 sons 4 daughters। उस रामलाल के कितने बच्चे हैं उसके, और सिबलिंग्स कितने? 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तहसीलदार परसुएडेड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। उसको कोई स्कूल भी नहीं भेजता था, उसको भी छोड़ रखा था, लेकिन तहसीलदार जो कि वहां के पुलिस वाले होते हैं गांव कस्बों के, वो कन्विंस करते हैं रामलाल को, भाई इसको स्कूल भेजो यार, बच्ची को घर में क्यों बैठा रखा है आपने। वो उसे मना लेते, उसके दबाव में आके रामलाल जो कि फादर है सुलेखा का, ही गॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस हो जाता है एंड परसुएड कर लेता तहसीलदार उसको कि वो भोली को स्कूल भेज दे। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई होती है। ड्रेस्ड अप, हेयर वॉश्ड एंड ऑयल फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको नए कपड़े मिलते हैं, साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं, उसको नहलाया जाता है, उसके बाद में तेल में लगाया जाता है। ये उसके साथ पहली बार हो रहा होता है। पहले वो डरी हुई होती है, वो सोचती है मुझे कहीं बाहर भेज रहे हैं, सामान की तरह, जैसे बाहर बेच देते हैं सामान को, ऐसे मेरे साथ तो नहीं कुछ हो रहा है, इस तरह से वो डर जाती है। शी मेट अ टीचर, लेकिन वो स्कूल जाती है, अपने टीचर से मिलती है, हु एनकरेज्ड हर, जो टीचर उससे बड़े प्यार से बात करते हैं। पहली बार कोई उसको प्यार से ट्रीट कर रहा होता है, पहली बार उसके साथ ऐसा होता है, उसका नाम वगैरह पूछती है वो। आफ्टर ये कुछ साल ऐसे बीतते हैं, हर पेरेंट डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन। कुछ साल बीतने के बाद जब भोली बड़ी हो जाती है, तो उसका जो पिता होते हैं रामलाल, कहते हैं कि एक रिश्ता है भोली के लिए, एक बूढ़ा आदमी है, लंगड़ा भी है, वो टांग में उसके परेशानी भी है, वो भोली से शादी करने को तैयार है। अब क्या होता है, ब्राइडग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पंप एंड शो, आस्क्ड डॉरी ₹5,000।
अब ब्राइडग्रूम आ जाते हैं, वो लड़के वाले आ जाते हैं पूरे जोर शोर के साथ, ढोल लगाड़ों के साथ, लेकिन उनको ना लड़की का फेस दिख जाता है। जैसे वो देखते हैं कि लड़की का फेस खराब है, अगली है, तो कहते हैं भाई ये शादी नहीं होगी और 5,000 रुपए डॉरी मांगने लगते हैं। रामलाल एग्रीड बट भोली रिफ्यूज। रामलाल पगड़ी रख देता है, नहीं माई बाप, आप हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत का सवाल है, 5,000 रुपए मैं देने को तैयार हूँ, 2,000 रुपए में मान जाओ। कहते नहीं, हम चले जाएंगे बारात वापस लेके। बारात वापस जाएगी, हमारी नाक का क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी घर की इज्जत खराब हो जाएगी। इस बात पे रामलाल जो भोली के पिता होते हैं वो 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर फादर गॉट सैड बट हर टीचर फेल्ट प्राउड। लेकिन भोली अब मना कर देती, नहीं पिताजी मैं ये शादी नहीं करूंगी, बुड्ढे को कह दो बारात वापस लेके चला जाए, ऐसे लालची बुड्ढे के साथ शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूं। वो कहती है कि आप चिंता ना करो, मैं खुद पढ़ा के आप लोगों का भी ख्याल रख लूंगी और अपने आप का भी ख्याल रख लूंगी। जिस बात पे जो उसकी टीचर होती है कि हाँ कि ये सही कह रही है, वो भी मुस्कुराती है, अपनी टीचर से कहती है ना मैं अपने स्कूल में पढ़ा लूंगी ना टीचर। तो टीचर कहती है हाँ भोली सही कह रही हो। तो इसके अंदर हमें पूरा ये सिखाया गया कि एजुकेशन का आपकी रोल लाइफ में क्या रोल होता है। मेनली इसका जो एसेंस है इस वाली चैप्टर का वो यही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम सुलेखा। भोली ये कहानी है सुलेखा की, जिसके साथ क्या क्या दिक्कत है, जो कि डम है, जिसके पोक मार्क्स हैं, जो कि अगली है ना, ये सारी बातें आपको पता ही है। शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बीइंग सिंपलटन। शी इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है फूल, क्योंकि वो फूल होती है, थोड़ी सी बेवकूफ सी होती है, इसलिए उसको सब भोली कहते हैं। शी स्टैमर्ड एंड हैड पोक मार्क्स। वो स्टैमर करती है, हकलाती है, उसके पोक मार्क्स है, उसकी फेस पे निशान है बहुत। एवरीवन मेक्स फन ऑफ हर, हर कोई इसका मजाक बनाता है। तहसीलदार परसुएडेड हर फादर टू सेंड हर स्कूल। तहसीलदार परसुएड करते हैं उसके फादर को, सोचो मेरे साथ साथ बोलो, परसुएड फादर, भोली के फादर को, रामलाल को, टू सेंड हर स्कूल। टू सेंड हर स्कूल इंग्लिश नहीं भी आती कोई बात नहीं, छोटे छोटे लाइन बनाओ, छोटे छोटे वर्ड्स अपने मुंह से बोलो और लिखो। ओके, भोली वाज फ्राइटेंड एंड शी हैड नेवर सीन अ स्कूल बिफोर। भोली फ्राइटेंड होती है, डरी हुई होती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या होगा वहां पे, क्योंकि उसने कभी स्कूल नहीं देखा था। शी वाज क्लीन, बाथ, ऑयल एंड अ क्लीन ड्रेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको क्लीन किया जाता है, बाथ किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है और क्लीन ड्रेस प्रोवाइड की जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसके साथ ही हो रहा होता है। इतना समझ पाए भोली कौन थी, भोली के साथ क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम स्कूल किसने भेजा, तहसीलदार परसुएडेड किसको, रामलाल को, टू सेंड हर स्कूल। इतना क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है। आज आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एट स्कूल भोली मेट अ काइंड एंड पोलाइट टीचर। स्कूल से, वहां से उसका टर्निंग पॉइंट आया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना तो ये वाला पकड़ना, टीचर का क्या रोल था भोली की लाइफ में, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। काइंड एंड पोलाइट टीचर से वहां मिलती है। शी एनकरेज हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। उसको इंकरेज करती हैं कि कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल एवरी डे। वो हर दिन अब स्कूल जाना शुरू कर देती है। फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, हर विलेज upgraded into a small town। उसका जो विलेज होता है वो एक स्मॉल टाउन में बदल जाता है, गांव कस्बा बन जाता है। द प्राइमरी स्कूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल था वो अब सेकेंडरी स्कूल बन गया था, सिनेमा भी वहां पे आ गया था, तो तरक्की हो जाती है। वन डे भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन। एक दिन उसके रामलाल जो उसके पिता होते हैं वो खाना खाते हुए क्या बोल रहे होते हैं कि इसका ना एक रिश्ता आया हुआ है, एक विशांबर नाम का एक आदमी है, गुड्डा है 50 साल का, जो जिसको टांग में प्रॉब्लम है, वो लेम है, लंगड़ा है, जो बिना डॉरी के भोली को ले जाएगा, शादी कर लेगा, जिसके खुद के भी ना बच्चे हैं बहुत सारे। He was a widower, जो कि विधवा है, बट रिच, लेकिन अमीर है। He had not demanded any dowry, उसने कोई डॉरी की डिमांड नहीं की है। On the wedding day, अब वो रिश्ता उसका पक्का हो जाता है। अब वेडिंग डे पे जो ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, क्या होता है, अराइव विद ग्रेट पंप एंड शो, बहुत बुढ़े बारात लेकर आया, बुढ़े की बारात आ जाती है। बट द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पोक मार्क्स। लेकिन जैसे वो घूम कर हल्का सा हटाती है, लोगों को उसका फेस दिख जाता है कि वो अगली है, उसके पोक मार्क्स हैं। इसके ऊपर क्या होता है, सो ही डिमांडेड डॉरी इन रिटर्निंग फॉर मैरिंग। वो कहता है भाई शादी नहीं होगी, अगर शादी होगी तो तुम्हें 5,000 रुपए देने होंगे। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज। रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट विशांबर फीट एंड आस्क फॉर मर्सी। रामलाल अपनी ऐसे पगड़ी उठा के उसके पैरों में रखा विशांबर के। रामलाल कहता है कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, आप ऐसा ना कीजिए, मेरे पास 2,000 रुपए, आप 2,000 रुपए लीजिए। लेकिन विशांबर खतरनाक आदमी, वो मानता नहीं, कहता नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 5,000 रुपए लूंगा, वरना ये शादी नहीं हो सकती है। फाइनली रामलाल प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट टू सेव हिज फैमिलीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लेकिन वो इज्जत के खातिर 5,000 रुपए उसके पैरों में लाके दे देता है कि लो जी 5,000 का बंडल ले लो। भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी ओल्ड मैन। अब जब माला पहनाने का टाइम होता है तो एकदम से ना ऐसे छटाक से माला को फटकर कहती है
पिताजी मुझे नहीं करनी शादी इस बुढ़े से, इस लालची बुढ़े से शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठ बन जाऊं। ये बात वो बड़ी अच्छी बोलती है। और उसके बाद क्या होता है, एवरीवन कॉल्ड हर शिमला, हर कोई कहता है हाँ कैसी शक्ल ना सूरत, और देखो तो सही इसकी हरकतें कम नहीं है इसकी, घमंड तो देखो इस लड़की का, वो शादी कर रहा है बड़ी बात है। ऐसी उल्टी सीधी बातें गांव वाले सारे बनाते हैं। द वेडिंग पार्टी एंडेड, रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी हर। जो वेडिंग पार्टी होती है वो सब खत्म हो जाती है। रामलाल कहता है तेरे से कोई शादी नहीं करेगा भोली, ये जो तूने काम किया तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। एंड व्हाट वुड शी डू इन हर फ्यूचर, और तू अपने फ्यूचर में भविष्य में करेगी क्या। इस पे भोली कहती है शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड। जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना, पिताजी जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, मैं आपकी खुद पर सेवा करूंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। एंड वुड टीच इन हर ओन स्कूल, और वुड टीच मतलब जब फ्यूचर आएगा तब वो ऐसा काम करेगी, इसलिए वुड आया यहाँ पे। वो पढ़ाएगी अपने ही स्कूल में जहां उसने पढ़ा था। और ये बात कहते हुए वो अपने टीचर की तरफ देखती है ना टीचर, और टीचर वहां कोने में खड़ी मुस्कुराती है, उसकी तरफ देख के कहती है हाँ भोली आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो ना प्राउड फील कर रही होती हैं वहां पे, और मुस्कुरा के उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो ये कहानी मेनली एजुकेशन के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी इससे रिलेटेड जो भी फ्रेज, जो भी वर्ड्स मैंने आपको बार बार बताए हैं, सिखाए हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में। यहां अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना, यानी एक साइंटिस्ट के बारे में कहानी है। कौन है वो साइंटिस्ट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये है रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट की कहानी, कैसे ये एक बड़े साइंटिस्ट बने, इनकी बड़ी बड़ी इन्वेंशन क्या थी। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते, कैसे ये, कौन है ये, पहले तो याद रखो रिचर्ड एब्राइट इज अ साइंटिस्ट, ये सबको समझ में आ गया, वैज्ञानिक है एक। दूसरा ही वाज अ क्यूरियस चाइल्ड, उनके अंदर ना जानने की इच्छा थी बहुत ज्यादा। जो जानने की इच्छा रहेगी जिसके अंदर, जो क्यूरियस होगा वही तो साइंटिस्ट बनेगा ना। ऐसे इसको याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई एट एज 2, 2 साल की उम्र से ही ना तितलियों को कलेक्ट करने का इन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो ये सब था किसके बारे में, रिचर्ड एब्राइट के बारे में। तो पहले देखेंगे मोटा मोटा और उसके बाद देखेंगे छोटा छोटा। तो पहले क्या है, अ स्टोरी ऑफ फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। किसकी कहानी है, रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। One day his mother bought him a book, The Travels of Monarch 10। भाई उनकी माँ ने ना एक दिन उनको बुक लाके दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जिसकी वजह से इनकी ना तितलियों के अंदर बहुत दिलचस्पी बढ़ गई। He participated in county science fair and failed but learned। उन्होंने ना काउंटी साइंस फेयर के अंदर सबसे पहले हिस्सा लिया, जो फेयर नहीं लग रहे होते, साइंस फेयर लग रहे हो, तो उसमें हिस्सा लिया, लेकिन इनको वहां कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। Wrote down to Dr. Argert asking ideas for projects। डॉक्टर अर्गट एक प्रोफेसर है, उनको इन्होंने एक लेटर लिखा कि बताइए मैं कैसे काम करूं, कैसे पार्टिसिपेट करूं कि मुझे अवार्ड मिले, किस चीज पे काम करूं, आइडियाज बताइए, प्रोजेक्ट के आइडियाज बताइए। तो उन्होंने उसकी हेल्प ली डॉक्टर अर्गट की। रिसर्च ऑन द कैटरपिलर डिजीज, वन प्राइज एट साइंस फेयर। फिर उन्होंने ना कैटरपिलर की कोई डिजीज होती थी जिसकी वजह से कैटरपिलर मर जाती थी। कैटरपिलर किसको बोलते हैं, बटरफ्लाई बनने से पहले जो उसकी स्टेज होती है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा, कैटरपिलर ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो ये उसी के बारे में था। तो उन्होंने ना कैटरपिलर को एक डिजीज होती थी जिससे वो मर जाती थी, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, जिसकी वजह से उसको साइंस में इनको प्राइज मिला। पहले प्राइज नहीं मिला था, अब प्राइज मिल गया। नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, वायसराय कॉपीज मोनार्क वॉन हिम अनदर प्राइज। इन्होंने वायसराय जो होती है ना, एक तितली की ब्रीड होती है वायसराय, वो मोनार्क को कॉपी करती है, ये बात इन्होंने बताई, जिसकी वजह से इनको प्राइज मिला। रिसर्च ऑन 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। इन्होंने ना जो तितली होती है, एक ना मोनार्क तितली होती है जिसके ना गोल्डन होते हैं, 12 गोल्डन जो निशान होते हैं ना, वो हमें लगता है डिजाइन है, वो डिजाइन नहीं, उसका क्या रोल होता है इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करी, मोटा मोटा समझ रहे हैं अभी हम। तो उन्होंने रिसर्च करी 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन मोनार्क, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी ऑन द बैक ऑफ मोनार्क पेपर पे, और जिसकी वजह से इनको प्राइज मिला। ही सॉल्व्ड द बिगेस्ट पजल्स, हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए। इनका जो सबसे बड़ी इन्वेंशन भी थी ना, वो यही थी कि कैसे एक सेल ब्लूप्रिंट बनाता है, मतलब कैसे तैयार करता है खुद का डीएनए, ये इनकी सबसे बड़ी खोज थी। He was a good speaker and a canoeist, वो एक बहुत अच्छे स्पीकर थे और कैनोइस्ट थे। Always wanted to be the best, वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे, इस वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। ये इनका मोटा मोटा है, तितलियों की ज्यादा खोज की थी, एक डीएनए वाले था, वो याद रखना है आपको। साइंस फेयर में इन्होंने क्या किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है कि मदर का क्या रोल था इनकी लाइफ में। मदर का रोल एब्राइट के राइट लाइफ में, टीचर का रोल भोली की लाइफ में, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम हमारी जो रिवीजन क्लास होगी ना दोस्त, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाओ अब इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इट इज अ स्टोरी अबाउट द फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। ये किसकी कहानी है, फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। ही वाज अ क्यूरियस थे,
ब्राइट चाइल्ड थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, क्यूरियस तो थे क्योंकि साइंटिस्ट थे, क्यूरियस ही इंसान साइंटिस्ट बन सकता है, जानने की इच्छा जिसके अंदर हो। याद रख पाओगे मेरी बात? याद रख पाएंगे। हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी मां ने इंकरेज करा इंटरेस्ट। कैसे इंकरेज करा? शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स। वो उसको क्या क्या सामान लाके देती थी, उनके इक्विपमेंट्स लाके देती थी, किताब लाके दी थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, और टेलीस्कोप लाके दिया, माइक्रोस्कोप लाके दिया, कैमरा लाके दिया और माउंटिंग मटेरियल लाके दिया। तो ये सारी चीजें उनको लाके देती थी, प्रोवाइड करती थी। इससे उनकी क्यूरियोसिटी थी वो पूरी होती थी। His mother gave him a book, The Travels of Monarch 10, which told him how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to young Richie, who had collected all 25 species of butterflies. वो जो किताब उन्होंने लाके दी थी ना, उससे इनके सामने साइंस का पूरा वर्ल्ड खुल गया था। अब भाई ये ना बड़े लोगों की कहानी, तुम लोग तो कहोगे कि यार अगर किसी 10 साल के बच्चे को किताब लाके दो ना, वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसकी माँ ने किताब लाके दी थी, तो बच्चा भी क्यूरियस था, पढ़ाई करता था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 25 जो स्पीशीज होती थी बटरफ्लाई की, वो पूरी कलेक्ट कर रखी थी अपने घर के अंदर, उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज एज अ टास्क गिवन बाय डॉक्टर अर्गहार्ट इन द बुक। डॉक्टर अर्गहार्ट ने टास्क दिया हुआ था बटरफ्लाइज को टैग करने का, ताकि उनकी स्पीशीज का पता चले। वो काम इन्होंने करना शुरू कर रखा था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने टैगिंग का काम शुरू कर दिया था। Everett raised a flock of butterflies at it was difficult to chase them one by one. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना जो बटरफ्लाइज थे ना उनको ना पालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था एक एक बटरफ्लाई को चूज करना, ढूंढना, उनको चुनना। When he was in 7th grade, जब वो 7th grade में थे, he participated in county science fair with a slide of frog टिश्यू। इन्होंने ना फ्रॉग के टिश्यू को लेके साइंस फेयर में हिस्सा लिया था। बट वहां क्या हुआ था, ही लॉस, वो हार गए थे, हमने देखा ही था। एंड रियलाइज दैट ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट जस्ट शोइंग मॉडल्स। तब उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, फ्रॉग टिश्यू से यहाँ पे मेरा काम नहीं बनने वाला है। ही रोट टू डॉक्टर अर्गहार्ट आस्किंग हिम सम सजेशन। देखो टीचर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ भी डॉक्टर अर्गहार्ट का बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर अर्गहार्ट की जो किताब थी, उस किताब में डॉक्टर अर्गहार्ट ने कहा था कि आप लोग टैग करना बटरफ्लाई को, तो इन्होंने टैगिंग करनी शुरू कर दी थी। टैगिंग की वजह से इनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था। इन्होंने पूरा जो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई था उनको रेज किया, मतलब उनको पालना शुरू किया था, एक को टैग नहीं करते थे। इससे इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अभी भी डॉक्टर अर्गहार्ट से ही इन्होंने फिर सलाह मांगी थी कि किन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करूं। इन 8th grade he tried to find the cause of disease that kills monarch caterpillars and won prize। हमें पता ही है, इन्होंने मोनार्क कैटरपिलर कैसे मर जाते हैं उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और इसके लिए उनको प्राइज मिला। नेक्स्ट ईयर इन्होंने हिज प्रोजेक्ट वाज टू टेस्ट द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। नेक्स्ट जो ईयर उन्होंने इस पे काम किया कि वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क वो कॉपी करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। द प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, जिसके लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। He started research on 12 golden spots on the back of a monarch pupa. He found that the gold spots were responsible for releasing a hormone that was necessary for its growth. जो 12 निशान होते हैं मोनार्क पुपा पे, 12 कलर के, 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं सुनहरे कलर के, वो जरूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ये बात हमें डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट है उनके द्वारा पता चली, उन्होंने इस पे काम किया। He discovered that DNA is the blueprint for life। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो डीएनए होता है वही होता है ब्लूप्रिंट लाइफ का। He was good at debating, public speaking, and a great canoeist. Curiosity plus bright mind plus will equals to scientist। के साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्यूरियोसिटी, ब्राइट माइंड होना चाहिए और विल होनी चाहिए। ये आपको बस याद रखना है। चलो जी, अब इसमें मोटा मोटा क्या है, अपने माइंड में अगर हम घुमाएं तो हमने इनकी पहले तो वो देखी कि प्राइस कौन सा जीता था, कौन सा रहा था। पहले हारे थे, इन्होंने फ्रॉग टिश्यू का एक मॉडल बनाया था, लॉस हो गए थे साइंस जो फेयर लगा था उसके अंदर। तो इन्होंने पहले तो ये देखा था कि जो मोनार्क कैटरपिलर है जो मर जाती है वो कैसे मरती है, उस डिजीज के बारे में इन्होंने पता किया था। फिर जो वायसराय जो बटरफ्लाई होते हैं वो कॉपी करते हैं मोनार्क को, वो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसके लिए इनको फर्स्ट डिवीजन मिली थी, फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, ये इन्होंने बताया था। ये मेन इनकी जो अचीवमेंट्स है ना वो हमें याद रखनी है। और फिर ये साइंटिस्ट बड़े कैसे बने, तो इसमें 2 मेन क्वेश्चन, एक तो इनकी माँ का रोल क्या था, इनकी अचीवमेंट क्या थी, ये तो मेन है। और तीसरा एक ये कि एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए और ब्राइट माइंड होना चाहिए। तो आप एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हो और आप ना बेस्ट बनने, आपके अंदर होना चाहिए कि आई वांट टू बी द बेस्ट। ये अगर आपके अंदर अप्रोच है तो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हो। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स जो चीजें हमने सीखी हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। ये चैप्टर मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक दे देता हूं। पूरा चैप्टर अगर आपको देखने का मन करे तो आराम से देख लेना, उसमें पूरे डिटेल में बता रखा है वायसराय मोनार्क के बारे में सारा कुछ। अभी यहाँ इतना सारा एक्सप्लेन करूंगा ना तो रिवीजन से ज्यादा ये पूरी एक क्लास बन जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी एक ऐसी किताब जिसने अर्थ को बचा लिया। कैसे बचा लिया?
भाई ये ना एक प्ले है, क्या है ये एक प्ले है, और ये सारी कहानी ऐसे ही है, फिक्टिशियस प्ले है जिसके अंदर कुछ भी सच नहीं है। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है भाई? थिंक टैंक नाम का एक आदमी है। वो कौन है? द एरोगेंट मार्शियल लीडर। मार्शियल लीडर मतलब जो मार्स का लीडर है, who plans to invade Earth, believing Earthlings are weak। जो कि अर्थ पे ना इन्वेड करना चाह रहा है, यहाँ पे आक्रमण करना चाह रहा है, यहाँ घुसना चाह रहा है, जिसे लगता है कि जो अर्थ है वो ना वीक है, कमजोर है, जो हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह है वो कमजोर है। और उसी के ना कुछ चेले चपाटे जिनका नाम है, एक का कैप्टन ओमेगा है, एक लेफ्टिनेंट लोटा है, एक सर्जेंट ओपी है, ओप है, ठीक है, ये सब लोग हैं। तो ये कौन है? सबऑर्डिनेट एक थिंक टैंक का, जो कि यहाँ पे अर्थ पे भेजा गया है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। लेफ्टिनेंट लोटा कौन है? अनदर मार्शियन असिस्टेंट हु हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेटिंग अर्थ। वो भी एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए असिस्टेंट ही है। और सर्जेंट ऑफ कौन है? अ ह्यूमरस कैरेक्टर, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन अर्थ। आ जाओ फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं। थिंक टैंक सेंड्स द मार्शियंस टू अर्थ वेयर दे लैंड इन अ लाइब्रेरी। वो ना मार्स से यहाँ अपनी टीम भेजता है कि अर्थ के बारे में जानकारी जुटाओ, हम इस पे हमला करेंगे, इन्वेड करेंगे। तो ये ना एक लाइब्रेरी में आके लैंड होते हैं। अब लाइब्रेरी में क्या देख रहे होते हैं ये? वेयर दे लैंड इन अ लाइब्रेरी, द मार्शियन मिसअंडरस्टैंड बुक्स थिंकिंग दे आर फूड आइटम सैंडविच। उनको लगता है कि ये जो बुक्स रखी है ना लाइब्रेरी में, वो सैंडविच टाइप की चीज है, वो खाने के लिए है। और वो खाए कैसे? वो खाने की चीज तो है नहीं। दे फाइंड अ नर्सरी राइम बुक एंड थिंक इट्स वर्सेस शो हाउ स्मार्ट अर्थलिंग्स आर। उन्हें नर्सरी राइम वाली बुक मिलती है जो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है, और वो उन्हें फिर बाद में पता चलता है कि जो अर्थ के लोग हैं, अर्थ की जो चीजें वो तो बड़ी स्मार्ट है। द राइम हम्टी डम्टी सीन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पावरफुल अर्थ वेपन। वो जो हम्टी डम्टी की जो राइम है ना, वो उनको एक पावरफुल वेपन लगती है अर्थ का, और वो डर जाते हैं। थिंक टैंक बिकम्स फ्राइटेंड बाय दीस फॉल्स इंटरप्रिटेशन एंड कैंसल्स द इन्वेजन। वो जो हम्टी डम्टी का जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं वो इतना खतरनाक निकालते हैं कि उनको लगता है कि अर्थ ना बड़ी खतरनाक चीज है, यहाँ पे हमें इन्वेड नहीं करना है। द मार्शियंस रिट्रीट एंड अर्थ इज सेव्ड अननोइंगली बाय अ नर्सरी राइम बुक। द प्ले ह्यूमरसली हाइलाइट्स द एरोगेंस ऑफ थिंक टैंक एंड द अनएक्सपेक्टेड पावर ऑफ लिटरेचर एंड इमेजिनेशन। तो वो जो थिंक टैंक होता है, जो लीडर होता है, वो मना कर देता है अर्थ के ऊपर इन्वेड करने से। और ये पूरी कहानी हमें बस ये बताती है कि थिंक टैंक एक एरोगेंट लीडर है, कैसे लिटरेचर हेल्प करता है चीजों से बचने के लिए, बुरी चीजों से बचने के लिए। आइए, ये तो मोटा मोटा हमने देख लिया, लेकिन हम मोटे मोटे पे कहां मानने वाले हैं, हम इसका पूरा अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। It is a humorous one act play set in the 25th century। 25वीं सेंचुरी, अभी कौन सी 21वीं है ना, तो 25वीं सेंचुरी के एक प्ले दिखाई है कि 25th सेंचुरी में क्या हो रहा होगा। Illustrating the power of literature and imagination। लिटरेचर और इमेजिनेशन की पावर को दिखा रहा है ये। The story presented through a historian narrating how a simple book helped save Earth from an alien invasion। जहां पे एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, जो प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, और वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो लिटरेचर है और इमेजिनेशन है वो बचा रही है इन्वेजन से। इन्वेजन मतलब आक्रमण से, एलियन के आक्रमण से। द प्ले बिगिंस विद द मार्शियन लीडर द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक प्लानिंग टू कॉन्कर अर्थ। यह शुरुआत होती है, थिंक टैंक आता है, एरोगेंट, और वो कहता है कि हम अर्थ पे हमला करेंगे। थिंक टैंक नोन फॉर हिज एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस बिलीव्स अर्थलिंग टू बी इंफीरियर थिंग्स। जो कि अर्थ को कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो खराब सी चीज है, वो ऐसा बोल रहा होता है। टू गैदर इन्फॉर्मेशन ही सेंड्स हिज सबऑर्डिनेट। कहता है अर्थ तो बहुत कमजोर लोग रहते हैं, अर्थ वाले लोग तो कमजोर है, हम तो उस पर आक्रमण कर देंगे। वो अपने सबऑर्डिनेट जो कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट लोटा है और सर्जेंट ओप है, उनको भेजता है, जहां वो अर्थ के अंदर एक लाइब्रेरी में जाते हैं। अर्थ पर लैंड करके लाइब्रेरी में उतर जाते हैं, तो हमने पढ़ ही लिया। The Martian mistake books for objects of sustenance and try to interpret their purpose. They come across a book of nursery rhymes, misinterpreting the verses as a display of Earth's advanced intelligence and hidden traits। वो बुक्स को देख के समझते हैं कि कहीं ये सैंडविच तो नहीं खाने का, और बाद में वो जो नर्सरी राइम्स की बुक्स होती है उनको ऐसा लगता है, उनका इंटरप्रिटेशन वो उल्टा सीधा निकालते हैं, वो सोचते हैं कि कोई वेपन है हम लोगों को खत्म करने का। ठीक है, दे कम अक्रॉस अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स मिसइंटरप्रेटिंग। आ जाते हैं। For instance, the rhyme Humpty Dumpty is seen as a warning about Earth's capability to destroy invaders। जो नर्सरी की राइम से हम्टी डम्टी, वो उसको सोचते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकालते हैं कि जो इन्वेडर्स है, जो यहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन है, एक हथियार है। Frightened by their misinterpretation, Think Tank abandons the invasion plan and retreats। Earth is saved unknowingly by the nursery rhymes Humpty Dumpty। और Think Tank फिर मना कर देता है अर्थ पे इन्वेड करने से। इन्वेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्वेड हमला करने वाला, इन्वेडर्स, इन्वेजन, ये इसमें आपको मेनली मिलेगा। Think Tanks मना कर देता है, वो डर जाता है, फ्राइटन हो जाते हैं। The play humorously highlights the folly of arrogance, the value of literature and the unexpected ways knowledge can influence decisions। तो इसमें बस ये बताया गया कैसे नॉलेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देती है, लिटरेचर कितनी हेल्पफुल चीज है, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर एंड इमेजिनेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। कैसे एडवांसमेंट हमें 25th सेंचुरी में लेके जा रहा है, ये सब बताया गया है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर नहीं है, ईमानदारी से बताऊं तो। अगर चॉइस में आए तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ ही देना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सा नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे चैप्टर है, हमने पढ़ा है मिडनाइट विजिटर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विद आउटफिट, बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। वो मुझे पर्सनली ज्यादा मजेदार लगते हैं, बट मेरा फर्स्ट था आपको ये भी पढ़ाने का, मैंने ये भी पढ़ा दिया। अभी कहानी ये शुरू नहीं हुई है, इससे रिलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको लिखने हैं। तैयार रहो, इन सब के प्रीवियस ईयर के 10, 15, 20 साल के क्वेश्चन सारे कराऊंगा। आंसर एग्जाम में कैसे लिखने हैं आपको खुद दिमाग में अपने आप आंसर की लाइंस आ जाएंगी। अभी भी आ रही है क्या? अच्छा अभी भी आ रही है, हाँ आ रही है। क्या क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सोचते कुछ याद आ रहा है, भोली सोचते कुछ याद आ रहा है, द नेकलेस सोचते एकदम से मिस फॉरेस्टर और मटिल्डा याद आ रहे हैं आपको, मिस्टर लॉयजल याद आ रहे हैं आपको, है ये सारे 36,000 फ्रैंक 18,000 फ्रैंक आपके दिमाग में घूमने लग रहा है क्या? क्या लाइन अपने आप याद आ रही है कि तहसीलदार परसुएटेड रामलाल टू सेंड भोली टू स्कूल? क्या ये लाइन अपने आप याद आ गई? आपको ग्रामर भी नहीं आती, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी याद आ रहा है? हाँ, बस हमें यही वाला कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों। तो बिल्कुल भूलना मत, मिलना है रिवीजन क्लास में। इसी की लाइव रिवीजन क्लास अब शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में। अब दूंगा मैं इसकी पोएम की ऐसे वन शॉट दूंगा, पोएम वाली मिस मत करना। बस इसको खत्म करने के बाद उसे मैं शूट करने में लग जाऊंगा और आपको पोएम्स भी समझाऊंगा। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फैला दो ये वीडियो सब तक। कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है मुझे बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? और वीडियो को अगर पसंद करो तो लाइक जरूर करके जाना, मुझे आपका प्यार बहुत हिम्मत देता है। मेरी ताकत तुम हो यार, जितना हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा होता हूं, ये तुम सबकी आवाजें हैं जो मेरे मुंह से निकल रही होती हैं। लव यू ऑल, लव यू सो मच, अपना प्यार देने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहना डियर सर के साथ। लव यू ऑल।